हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑल आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस वक्त एनसीईआरटी की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और आज जिस चैप्टर को हम लोग लेंगे वो क्लास 10th का यानी कक्षा 10वीं के चैप्टर तीसरे को हम लोग आज देखेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करेंगे और शानदार तरीके से इसमें जो भी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए है, वो हम लोग इस चैप्टर को पढ़कर कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़कर अपने सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। ये चैप्टर तीसरा है, धातु एवं अधातु। तो इसका मतलब नाम से ही पता चल जा रहा है कि धातु और अधातु के बारे में आज हमें पढ़ना है, यानी मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। उनकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। वो कैसी होती हैं, किस तरीके से होती हैं, वो किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, उनको कैसे इस हमारे धरती से प्राप्त किया जाता है, उनका कहाँ उपयोग किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग आज देखने जा रहे हैं, धातु एवं अधातु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जब हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, साथ ही साथ स्पेशली स्टेट एग्जामिनेशन में अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, या इस तरह के जो स्टेट के एग्जाम आप देते हैं, पीसीएस के एग्जाम देते हैं, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो जो जो चीजें मैं बहुत ही यहाँ पे बताऊंगा, उन पॉइंटर्स को याद करते चलिएगा, उनको नोट करते चलिएगा। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी होने जा रहा है ये चैप्टर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धातुओं के भौतिक गुणधर्म को देखेंगे कि भौतिक रूप से क्या गुण होते हैं धातुओं के, फिर अधातुओं के देखेंगे। तो जो जो पॉइंटर मैं फिर से बता रहा हूं कि जो जो पॉइंटर मैं आप लोगों को बता रहा हूं उनको नोट करते जाइए, शॉर्टकट में ही कॉपी बना लीजिए, उसको नोट करते जाइए, या फिर अपने जो भी एनसीईआरटी आपके पास इस वक्त मौजूद है उनसे उस एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले धातुओं का जो भौतिक गुणधर्म है उनमें सबसे देखिए, पहली बात तो धातु कौन कौन सी हैं उसके उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। तो धातुओं में उसके उदाहरण है आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, जिंक है। ये सब आसानी से मिलने वाली कुछ धातुएं हैं और ये जो है वो पाई जाती हैं हमारे आसपास, आप इसको पा सकते हैं। तो ये धातुओं के कुछ मुख्य उदाहरण हैं जो आसानी से मिलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि धातु जो हमारे आसपास हमको मिलती है, हमें दिखाई पड़ती है, हम लोग जिसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो कुछ धातुओं के उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, अब बात यहां पर होती है कि भाई ये जो धातुएं होती हैं इनका भौतिक गुणधर्म क्या है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह हमेशा चमकदार होती है। तो याद रखिएगा धातु का पहला गुणधर्म क्या है कि उसकी सतह चमकदार होती है और इसे इस गुणधर्म को, इस भौतिक गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो इसका मतलब जो धातुएं होती हैं उन धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, उनकी सतह चमकीली होती है। तो धातु का जो पहला गुणधर्म है उसे पॉइंटर की तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, सीधी सी बात, धातु क्या होती है? चमकदार होती है, उसकी सतह चमकदार होती है। फिर उसके बाद दूसरा जो इसका गुणधर्म है वो ये है कि ये सामान्यतः कठोर होती है, यानी कि धातु जो है वो क्या होती है? कठोर होती है, काफी ज्यादा कठोर होती है, इसे याद रखिएगा। अब इसके एक्सेप्शन भी हैं, यानी अपवाद भी हैं। देखिए, केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, रसायन शास्त्र की अगर बात की जाए, तो रसायन शास्त्र अपवादों से भरा पड़ा है। विज्ञान पूरा ही अपवादों से भरा पड़ा है, लेकिन रसायन में बहुत सारे अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। तो अपवाद भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अपवाद भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी किसी चीज का जो अपवाद होता है वो उस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अपवादों को भी हमें याद रखने की जरूरत है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो कठोर होती हैं, यानी कि ये जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं। ठीक है, अब कौन सी धातु कठोर नहीं होती है इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग भौतिक गुणधर्म इसका सामान्य तौर पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंटर क्या है धातु का, कि धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। याद रखिएगा, धातुएं होती हैं, इनको पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में जो अलमारी रखी होगी, लोहे की अलमारी रखी होगी, तो लोहा तो
लोहा जो है वो तो बड़ा ठोस कठोर रहा होगा, लेकिन जब उसी लोहे को पीटा गया होगा तो उसकी पतली सी चादर बन गई होगी और उसी चादर को खड़ा करके उसको जोड़कर आपके घर की लोहे की अलमारी बनी होगी। तो धातुओं को याद रखिएगा, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या नाम देते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता। यानी कि जो भी धातुएं होती हैं उनको पीट पीट कर पतली सी पतली चादर में बदला जा सकता है, पतली पतली चादर बनाई जा सकती है। और इस प्रॉपर्टी को इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? धातुएं आघात वर्धी होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पीट कर चादर बनाया जा सकता है। यही वजह होता है कि सोना और चांदी को खूब अधिक तरीके से जब उनको पीटा जाता है तो पीट पीट कर छोटा सा सोने का बहुत कम मात्रा लेकर या चांदी की बहुत कम मात्रा लेकर उनको पीट पीट कर बहुत सारे ज्वेलरी, बहुत सारा जो गहना होता है उसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वही बात यहां पे लिखी है कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं, ठीक है, धातुएं हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सोना और चांदी में भी आघातवर्धनता पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनका पॉइंटर है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है, यानी कि धातुओं में तन्यता पाई जाती है। तन्यता यानी कि इनको खींचा जाए, अगर धातुओं को खींचा जाए तो ये लंबे से तार, ये टूटेंगे नहीं बल्कि इनसे लंबा तार बनाया जा सकता है। और लंबा तार बनाया जा सकता है, यही वजह है कि सोने और चांदी के अंदर, क्योंकि वो भी धातुएं हैं और उनको खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है, इसलिए भी ज्वेलरी बनाने में ये सहायक होती हैं। यानी इनसे आसानी से ज्वेलरी बनाई जा सकती है, इनसे आसानी से जो है वो गहने बनाए जा सकते हैं। तो या फिर इनसे बिजली के तार बनाए जा सकते हैं, धातुओं से बिजली के तार बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर तन्यता पाई जाती है। ये अगर इनको हम खींचेंगे तो ये टूटेंगी नहीं बल्कि लंबे से तार में बदल जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि धातुओं में क्या पाई जाती है? तन्यता पाई जाती है। सोना सबसे अधिक, याद रखिएगा, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। और आपको यह जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, 1 ग्राम सोने को अगर खींचा जाए तो उससे बड़ा, मतलब इंटरेस्टिंग नॉलेज है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर 1 ग्राम सोने को आप खींचना शुरू कर दीजिए तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बिना टूटे हुए 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है सोने का, सिर्फ 1 ग्राम सोने की से। तो इसका मतलब कि सोने, जो हमारी धातु होती है उसमें तन्यता पाई जाती है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धातुओं को खींचकर पतले तार में बदला जा सकता है, इसे तन्यता कहते हैं। और सोने के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघातवर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। मतलब जो मैं अभी आप ज्वेलरी की बात में कर रहा था, उससे ज्वेलरी इसीलिए बनाई जा सकती है क्योंकि जो ज्वेलरीज होती हैं, यानी कि जो ये आपके कान के बुंदे होते हैं या गले में पहनने वाला नेकलेस होता है, ये सब जो चीजें बनाई जाती हैं ये अक्सर सोने चांदी से इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उनमें आघातवर्ध्यता पाई जाती है और साथ ही साथ तन्यता पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी आपको याद हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। याद रखिएगा, सुचालक होती है, यानी धातु के अंदर अगर हम ऊष्मा का प्रवेश कराएं तो ऊष्मा यहां इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से जो है वो ऊष्मा का चालन होता है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच पाती है, ठीक है। तो ऊष्मा की ये सुचालक होती है। इनका गलनांक क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। किसका? हमारे जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये सब पॉइंटर्स हैं, ये सब नोट करते चलिए। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसके अलावा सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। अब देखिए ये एक्सेप्शन आ गया, एनसीईआरटी ने एक्सेप्शन दे दिया, अपवाद दे दिया। तो यहां पर यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। सबसे अच्छे चालक अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक जो है वो कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक जो हैं वो सिल्वर तथा और कॉपर हैं।
सिल्वर और कॉपर हैं, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर है। और इसकी तुलना में अगर आपसे अपवाद पूछा जाए कि कौन सा ऐसी चीजें हैं जो ऊष्मा के कुचालक हैं, कौन से ऐसे कह सकते हैं कि धातुएं हैं जो कि ऊष्मा की कुचालक हैं, जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती, तो याद रखिएगा यह अपवाद है, और अपवाद भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेड और मरकरी जो है ऊष्मा के कुचालक हैं। तो सबसे ज्यादा चालन किसमें पाया जाता है और कुचालकता किसमें, कौन सी धातु में पाई जाती है, इसके बारे में यहां पर बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर हाँ, अब यहां पर याद रखिएगा कि विद्युत का जो चालन होता है, यानी विद्युत जिसमें प्रवाह करती है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारी जो धातुएं होती हैं उनमें विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से होता है। यही वजह है कि जो बिजली के तार होते हैं उन बिजली के तारों को कॉपर से बनाया जाता है। वैसे तो चांदी से बनाया जा सकता है, लेकिन चांदी में बहुत अच्छी चालकता होती है, लेकिन चांदी से इसलिए नहीं, क्योंकि चांदी महंगी धातु है, तो चांदी से ना बनाकर हम ज्यादातर जो है उसे कॉपर से बनाते हैं। और कॉपर से बनाकर इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें विद्युत चालकता अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा इनमें विद्युत चालकता पाई जाती है, इसमें विद्युत चालन बहुत आसानी से होता है। तो हमारे जो बिजली के तार होते हैं वो अक्सर कॉपर से बनाए जाते हैं। अक्सर जो है उनको किससे बनाया जाता है, उनको बनाया जाता है किससे, उनको बनाया जाता है कॉपर से बनाया जाता है। लेकिन अगर वो विद्युत जो है हमको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमको नुकसान ना पहुंचाए, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से बचने के लिए उसके ऊपर जो कवर चढ़ाया जाता है, यानी कि कॉपर का जो तार होता है उसके ऊपर आपने देखी होगी कवरिंग पाई जाती है, ठीक है, अंदर तार मौजूद होता है, उसके ऊपर जो है प्लास्टिक जैसी कवरिंग पाई जाती है। वो किससे बनाई जाती है, पॉली वाइनिल क्लोराइड से, पीवीसी से बनाई जाती है, जिससे क्या हो कि ये पीवीसी होती है ये विद्युत की कुचालक होती है। तो ये जो विद्युत की कुचालक होती है, अंदर जो है वो कॉपर वायर गया हुआ वो सुचालक है। तो ये कुचालकता जो ऊपर की जो पीवीसी की कवरिंग इसकी कर दी जाती है, जिससे क्या होता है अंदर अगर आप तार को पकड़ें तो तार का करंट आपको ना मारे। क्यों? क्योंकि अंदर तो कॉपर वायर गया हुआ है, लेकिन इसके बाहर कुचालक पीवीसी की लेयर चढ़ाई गई है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आपको नुकसान ना पहुंचाए, इलेक्ट्रिकल शॉक आपको ना मिले। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है कि जिस आपके घर तक जो बिजली पहुंचती है उस पर पॉली वाइनिल क्लोराइड की जो है वो परत चढ़ाई जाती है, रबड़ की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि विद्युत के जो शॉक हैं वो आपको ना लगे और आसानी से आपके घर में विद्युत जो है प्रवाह करे, बिजली के बल्ब जलें, लेकिन उस बिजली के बल्ब तो जलें लेकिन आपको उससे कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है, तो ये सारी बात है। इसके अलावा अगर धातुओं की और गुणधर्म की बात करें, भौतिक गुणधर्म की बात करें, तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं। ठीक है, आवाज उत्पन्न, आप उठाइए लोहे की बाल्टी, उठाइए लोहे की बाल्टी को एक दूसरे से पटकना शुरू कर दीजिए। जो बर्तन आप यूज करते हैं लोहे के या एल्युमिनियम के, उनको पटकना, एक दूसरे से टकराना शुरू कर दीजिए, तो उनमें आवाज उत्पन्न होती है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्वनिक सोनोरस कहते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, ध्वनिक सोनोरस के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब जो धातुएं होती हैं वो सोनोरस होती हैं। ठीक है, उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, उनमें ध्वनिक नाम का गुणधर्म पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको पता चला, एक प्रॉपर्टी और पता चल गई कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं, यानी उनके अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी पाई जाती है, गुणधर्म पाया जाता है, ध्वनिक गुणधर्म पाया जाता है। यही वजह होती है कि जो स्कूल की घंटी होती है उसको धातुओं से बनाया जाता है। जब उस पर हम कोई किसी चीज से पीटते हैं तो उनमें आवाज होती है, और वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि धातुएं सोनोरस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी सोनोरस होती है, ध्वनिक होती है। ठीक है, तो ये कुछ गुणधर्म थे, ये कुछ भौतिक गुणधर्म थे जो धातुओं के बारे में आपको बताए गए। ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, होप कि आपने इन्हें नोट कर लिया होगा और इसको याद करिएगा, इसको समझ भी लिया होगा। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ऑब्जर्वेशन पर हैं, यानी अपने आसपास आपको दिखती हैं। कोई ऐसी चीज मैंने आपको नहीं बताई जो कि आपको नहीं दिखती हो। ठीक है, नहीं दिखती हो, आपने आसपास इन धातुओं की प्रॉपर्टी, जो भी गुणधर्म अभी आपने एनसीईआरटी में पढ़े, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैं इसको आपको बता रहा हूं। ठीक है,
तो आपने इस चीज को गौर किया होगा कि सब कुछ आपने देख रखा है, सब कुछ आपने सुन रखा है, सब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं। तो आप अगर अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें देखते हैं, अगर उसे सिर्फ समझने का प्रयास करें तो विज्ञान अपने आप तैयार हो जाएगा। विज्ञान के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी रटने की जरूरत नहीं है। मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इस वजह से उठाता हूं क्योंकि हम यहां पे एनसीईआरटी की क्लासेस कर रहे हैं। सिर्फ एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उसको उठाकर मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, जिससे बिल्कुल एनसीईआरटी जो हम लोग कई घंटे लगा देते थे पढ़ने में, याद करने में, वो आपको 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर जो है वो तैयार हो जाए पूरी तरीके से। तो इसीलिए लाइन टू लाइन मैं एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने जो ये लाइन टू लाइन पढ़ा, इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि सब कुछ आपने रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली चीजों को ही सुना और पढ़ा। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस आप करते रहिए, ठीक है। सब कुछ से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ध्यान रखिए, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान रखिए, सब कुछ आप सीख जाएंगे। विज्ञान जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं और अगर उस पर हम थोड़ा ध्यान दें तो विज्ञान हमारा वैसे ही तैयार हो जाता है। और यूपीएससी भी हो या स्टेट पीसीएस हो, सब वही क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं या उस पर कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं अधातुओं के बारे में। अब अधातुओं की बात की जाए तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, ठीक है। धातुएं जो है ज्यादा होती हैं, हमारे जो उसमें हमारे जो भी चीजें पाई जाती हैं, आसपास चीजें पाई जाती हैं, हमारी भू प्रॉपर्टी जो पाई जाती है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट पाई जाती है, ठीक है। तो दुनिया में जो है धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। धातुएं ज्यादा हैं, अधातु कम है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? अधातु के कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब अधातुओं के उदाहरण है, ठीक है। तो ब्रोमीन और फिर इसके बाद यहां पर कुछ एक्सेप्शन इन्होंने दिया है कि ब्रोमीन और ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। वैसे तो ऐसे धातुएं जो हैं, अधातुएं जो होती हैं वो द्रव के रूप में नहीं होती हैं, लेकिन ब्रोमीन, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए ये एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया, तो डेफिनेटली ये आपको याद करना पड़ेगा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, जो द्रव के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसें होती हैं। तो याद रखिएगा द्रव, ब्रोमीन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ब्रोमीन जो है ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या फिर गैसें होती हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है, अधातु के इस गुणधर्म को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारी चीजें यहां पर देखेंगे। तो सामान्य गुणधर्मों के बारे में यहां पर चर्चा की गई है कि भौतिक गुणधर्मों को, ठीक है, भौतिक गुणधर्मों को जैसे धातु में और अधातु के भौतिक गुणधर्मों को देखकर ही आप नहीं पता कर सकते हैं। बहुत सारे अपवाद, मैंने आपको कहा था अपवाद में बाद में बताऊंगा, और अपवाद को जरूर आपको याद रखना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारी चीजें यहां पर डिस्कस की गई हैं। यहां पर देखिए उन्हीं अपवादों के बारे में बात करें, जैसे कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे में ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अभी आपने जब धातुओं के गुणधर्म के बारे में, भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ज्यादातर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, तो याद रखिए कि मरकरी जो है वो ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था, जिसे हिंदी में बोलते हैं पारा, तो ये जो मरकरी होती है या पारा होता है, ये सारी धातुओं की तरह नहीं व्यवहार करता, बल्कि ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता और ये जो धातु होती है वो द्रव अवस्था में दिखाई पड़ती है हमें कमरे के तापमान पर। तो मरकरी के बारे में ये बात आपको जानकारी होगी। इसके अलावा धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम, ठीक है, का गलनांक बहुत कम होता है। फिर आपको याद करना है, फिर आपको यहां पर इस चीज को मेमोराइज करना है या पॉइंटर की तरह से नोट कर लेना है कि जो भी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है, धातुओं का गलनांक, ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, गुणधर्म पढ़ चुके हैं धातुओं का कि धातुओं का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम नाम की जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक बहुत कम होता है। यानी अगर आप अपनी हथेली पर इन धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी, ठीक है, जैसे आप अपने हाथ में रखेंगे ये पिघलना शुरू कर जाएंगी, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर ही इनको गलाना शुरू कर देगा, इनका गलनांक इतना कम होता है, ठीक है। तो याद रखिए। इसके अलावा
इसके अलावा आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अब आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या देखा था, यह देखा था कि जितने धातुएं होती हैं उनके अंदर एक चमक पाई जाती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसके अंदर चमकीली होती है, यानी वो चमक पाई जाती है। यानी आयोडीन जो है एक्सेप्शन है, यानी इसके और जो गुणधर्म है आयोडीन के वो अधातुओं से मिलते हैं, लेकिन ये अधातु होते हुए भी इनके अंदर धातु का एक गुण पाया जाता है, चमकीली होती है। ठीक है, आयोडीन कैसा होता है, चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। यानी कार्बन की कुछ मामला ऐसा होता है कि ये बहुत सारे इसके रूप पाए जाते हैं और ये किसी से भी कॉम्बिनेशन कर लेती है। ये मतलब ये समझिए कि मोहल्ले का वो लड़का है या आपके घर का वो लड़का है जो किसी से भी दोस्ती कर लेता है, बड़े से, बूढ़े से, छोटे से, ठीक है, छोटे से, लड़की से, लड़के से, सबसे दोस्ती कर सकता है, सबसे, क्योंकि इसका जो गुणधर्म होता है, ठीक है, इसका गुणधर्म कुछ इस तरीके का होता है कि किसी से भी दोस्ती आसानी से इसकी हो जाती है, क्योंकि ये सबके साथ मैनेज कर रह सकता है। तो कार्बन हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो रसायन शास्त्र है उसका वो ये तत्व है जो किसी से भी आसानी से दोस्ती कर लेता है। यही वजह होता है कि इसके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, इसके बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, और साथ ही साथ कंपाउंड के अलावा ये अपने ही भाई का मतलब ये होता है कार्बन का दूसरे कार्बन के एटम से ही मिलकर बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके अलग अलग चीजें, अलग अलग जो है वो अलग अलग पदार्थों का निर्माण करता है। तो अगर अपने ही कार्बन जो है वो अपने ही भाई यानी कि कार्बन के ही परमाणु से मिलकर अगर उस अलग अलग तरीके के व्यवहार वाले चीजें का निर्माण करे, अलग अलग जो है वो चीजों का निर्माण करे, तो उसे हम लोग अपर रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपर रूप कहते हैं। तो याद रखिएगा कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, यानी कार्बन जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर कार्बन एटम आपस में मिलकर अलग अलग तरीके के पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, पदार्थों का निर्माण करते हैं, और ऐसे जो कार्बन से बनकर जो पदार्थ बनते हैं उन्हें आपस में अपर रूप के नाम से जानते हैं। जैसे हीरा है, हीरा भी प्योर कार्बन से बना हुआ है, यानी कार्बन के एटम ही से मिलकर हीरा बना हुआ है। तो ये हीरा जो है वो एक अपर रूप है किसका? कार्बन का। इसके अलावा जो है ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी अपर रूप है कार्बन का। कार्बन से ही मिलकर बना है, लेकिन उसकी आकृति यानी मिलने का तरीका, यानी कि उसके एक दूसरे से हाथ मिलाने का तरीका, मान लीजिए मैं कार्बन हूं तो मैं अपने दूसरे वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ना कभी ऐसे सीधे सीधे जुड़ जाऊंगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब लोग लाइन से खड़े हो जाएंगे तो कुछ और बन जाऊंगा। ठीक है, एक अलग अपर रूप में हासिल कर लूंगा। और कभी क्या होगा कि कार्बन, अब यानी कि कार्बन मैं एक एटम हूं कार्बन का, और हमारा ये मैं एक कार्बन एटम हूं और मुझसे दूसरा कार्बन का एटम ऊपर नीचे से जुड़ जाए। ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? दूसरा रूप धारण कर लूंगा, तो मेरा एक दूसरा अपर रूप बन जाएगा। तो मतलब यह है कि अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन से ही बने होते हैं, लेकिन उनके जुड़ने का तरीका, यानी कि उनके एटम्स के एक दूसरे से जुड़ने का जो तरीका होता है, ठीक है, उनका जो एंगल होता है, उनका जो तरीका होता है वो अलग अलग हो जाता है, और इसी वजह से वो अलग अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, अगर सीधे सीधे जुड़ गए तो उनका व्यवहार बदल जाएगा, ऊपर नीचे जुड़ गए तो बदल जाएगा, कुछ दूसरे एंगल पर, कुछ ऐसी डिग्री पर जुड़ गए कार्बन के एटम तो उनका व्यवहार अलग हो जाएगा। तो ये जो सिर्फ कार्बन से बने हुए होते हैं पदार्थ बने होते हैं, ये एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं। तो जैसे हीरा है, प्योर कार्बन से बना हुआ है, लेकिन उसके जुड़ने का, यानी कार्बन और कार्बन एटम के जुड़ने का जो तरीका है वो अलग है हीरे के अंदर। उसी जगह ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है, लेकिन उसमें तरीका अलग हो गया है। इसी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी में अब नए नए तरीके के, जैसे कि ग्राफीन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफीन में जो है वो कार्बन से ही बना हुआ है। ग्राफीन ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, नैनो तकनीक का प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट है। तो ग्राफीन भी कार्बन से बना है, लेकिन वहां पर कार्बन के एटम किसी दूसरे रूप में जुड़ गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से बकमिंस्टर फ्लोरेंस है, ठीक है, ये भी नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होता है, वो भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन से जुड़कर ही बने के एटमों से मिलकर जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके जुड़ने का तरीका अलग हुआ तो उसका व्यवहार अलग हो जाता है। तो मतलब यह है कि ये सब कार्बन के अपरूप कहलाते
कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं और ये कार्बन से ही बने होते हैं। अगर नेचुरल रूप से देखें तो हीरा जो है वो कार्बन का एक अपर रूप है। इसी के अलावा जो है इसी के अलावा अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का जो है वो ये भी एक कार्बन से ही बना है, कार्बन का एक अलग अपर रूप है। यहां पर अगर देखें तो हीरा भी कार्बन का ही एक अपर रूप है, लेकिन ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जबकि अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है उसका गलनांक और क्वथनांक उतना नहीं होता जितना कि आपका हीरे का होता है। इसके अलावा ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, ये नरम होता है, जबकि ये सबसे कठोर होता है। तो बना ये भी कार्बन से ही है, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही है, लेकिन इनके जुड़ने का एंगल यानी कि कार्बन के जुड़ने का जो तरीका होता है, जो एंगल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। यही वजह होती है कि ग्रेफाइट और हीरा कार्बन से तो बने हुए हैं लेकिन दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। हीरा जो है वो कार्बन का क्या हो जाता है, हीरा जो है वो कार्बन इसका विद्युत का जो है वो कुचालक माना जाता है, जबकि यही ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक माना जाता है, ठीक है। तो दोनों के व्यवहार में प्रकृति में डिफरेंस आ गया और वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि यहां पर जो है ये दोनों के जो अपर रूप हैं इनमें कार्बन जो है अलग अलग एंगल पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको होप समझ में आ गई होगी। तो कार्बन से बने हुए विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उन्हें हम एक दूसरे का अपर रूप कहते हैं। और ये अपर रूप कार्बन से तो बने होते हैं लेकिन इनकी प्रकृति बिल्कुल एक दूसरे से अलग पाई जाती है। और आजकल नैनो तकनीक में इसी प्रकृति को, इसी व्यवहार को, कार्बन के इसी व्यवहार का उपयोग करके नैनो तकनीक में नए नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि ग्राफीन मैंने बताया, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस बताया, कार्बन नैनो ट्यूब्स बताई। इस तरीके के नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे जो है अपर रूप बनाए जा रहे हैं जिनका उपयोग हम नैनो तकनीक में कर रहे हैं, दवाइयां बनाने में कर रहे हैं, दवाइयों को ले जाने वाले वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने में कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो सोलर पैनल्स बना रहे हैं। वो नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको कभी आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी में इनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। तो क्षारीय धातु कौन सी होती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होती है। इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। अब बात यह हो गई कि धातुएं जो हैं वो तो कठोर होती हैं, जो आपने पढ़ा था गुणधर्म, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी धातुएं हैं जैसे क्षारीय धातुएं, लिथियम की बात की जाए, सोडियम की बात की जाए या पोटेशियम की बात, ये अपवाद हैं। ये इतनी मुलायम होती हैं, जबकि धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, लेकिन ये अपवाद होती हैं, ये बहुत मुलायम होती हैं और इनको जो है इनका घनत्व तथा गलनांक भी कम होता है, जबकि धातुओं का घनत्व और गलनांक ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये अपवाद आपको याद रखना है। अब साथ ही साथ अब कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं, वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं, ठीक है, प्रदान करती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अधातुएं होती हैं, ठीक है, अधातुएं होती हैं उनका जो ऑक्साइड्स होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं और जब ये जल में घुल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? अम्ल बनाती हैं। तो याद रखिएगा ये पॉइंटर कि अधातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं यानी जिनमें ऑक्सीजन जुड़ी होती है, ठीक है, वो जल में घुलकर क्या बनाती हैं? अम्ल बनाती हैं, ठीक है। और अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। कैसी करती हैं? क्षारकीय ऑक्साइड यानी कि क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, जबकि ये क्या होती है? मतलब अम्लीय प्रकृति में। अधातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो अम्ल बनाता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि वो क्षारक का निर्माण करती हैं। अम्ल क्षारक तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। अब बात यहां पर आती है धातुओं के रासायनिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में देखना है। अब आपको पूरी सीधी सी बात है, आपको पूरी की पूरी रिएक्शन नहीं रखनी है, बस आपको पता करना है कि कौन सी चीज क्या बना रही, बस इतना आपको ध्यान देना है। इसके अलावा पूरा रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि बैठकर आप रट रहे हैं। आपसे इक्वेशंस नहीं पूछी जाएंगी, उनसे आपसे किसी भी तरीके का कोई कह सकते हैं समीकरण नहीं पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, बस आप एक बार समझ लीजिए कि क्या है। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की अगर बात की जाएगी
तो आप तो पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। अगर धातुओं को वायु में दहन किया जाए, वायु में जलाया जाए तो क्या होता है। तो याद रखिएगा कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। याद रखिएगा कि जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, यानी कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। याद रख लीजिए, धातु ऑक्साइड बनाएगी। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कॉपर को, जब हम हवा में जलाते हैं, कॉपर को जब हवा में जलाया तो हवा में थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करती है और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कॉपर हम जब जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। इस प्रकार एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम क्या करती है, सीधी सी बात है, एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब वायु में इसको जलाया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो सीधी सी बात है, धातु जब हवा में जलाई जाएंगी तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करके क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड का निर्माण करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा धातु ऑक्साइड अभी आपने देखा कि प्रकृति कैसी होगी, क्षारकीय होगी। ये पहली बात बताइए, ये क्षारीय प्रकृति की होंगी, ठीक है। ये कैसी होंगी, क्षारकीय प्रकृति की होंगी, अम्लीय नहीं होंगी बल्कि क्षारकीय होंगी। तो याद रखिए कि जो धातु ऑक्साइड बन रही है उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारकीय होगी। और लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। तो सीधी सी बात है कि जितने भी धातुएं होती हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो ऑक्साइड प्रदान करती हैं और उनका जो व्यवहार होता है क्षारकीय होता है। लेकिन एक्सेप्शन, फिर से एक्सेप्शन आ गया, फिर से अपवाद आ गया। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, ये धातुएं जब ऑक्साइड बनाती हैं, एल्युमिनियम और जिंक, और एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बनाती हैं, तो इनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों होती है। इनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों होती है। इसका मतलब यह है कि अगर इनको अगर हम किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये लवण देंगी हमें। याद है, अम्ल क्षार आपने पढ़ा हुआ है। तो जब आप अम्ल और क्षार को रिएक्ट कराते हैं तो लवण मिलता है, ठीक है, लवण मिलता है प्लस पानी मिलता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन आप देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें या जिंक ऑक्साइड की बात करें तो जब क्योंकि इनकी प्रकृति क्षारीय भी है और अम्लीय भी है, दोनों है, तो जब इनको हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब भी लवण और पानी मिलेगा, और अगर हम इन्हें क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब भी लवण और पानी ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों प्रकृति हमें दिखाती हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जिनको क्षार या अम्ल किसी के साथ अभिक्रिया कराएंगे, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, लवण और जल प्रदान होगा। अब कुछ लोग जो अम्ल और क्षार वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल पर वो अम्ल क्षार वाला चैप्टर दिया गया है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, तब आपको ये जो अम्ल क्षार ये कैसे बना, ये उदासीनीकरण वाली रिएक्शन कैसे होती है, ये अच्छे से समझ में आ गया। ये पूरी सीरीज आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो लवण तथा जल प्रदान करती हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन से हो गए आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कैसे उदाहरण है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अब इसे रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक बात देख लीजिए। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो लवण दे रहा है और पानी दे रहा है। उसी तरीके से इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर आप क्षार के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट दे रहा है और साथ ही साथ पानी दे रहा है, यानी लवण और क्षार दे रहा है। इसका मतलब क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा है, उभयधर्मी है। इसको एसिड के साथ, बेस के साथ, किसी के साथ रिएक्ट कराएंगे, लवण और पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो होप कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, यानी अधिकांश जो है वो पानी में अघुलनशील होते हैं, ठीक है, धातु ऑक्साइड। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो
अगर पानी में मिल जाए तो पानी में मिलकर क्या बनाते हैं, हमें क्षार प्रदान करते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार के जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि जल में घुलकर जल में घुल जाते हैं और क्षार प्रदान करते हैं, तो आप बताएंगे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ऐसे जो हैं वो ऑक्साइड हैं, धातु के ऑक्साइड हैं जो कि जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है Na2O, और जब ये पानी के साथ घुला तो 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, K2O जो है जब जल में घुला तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसने प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहां पर और आगे बढ़ें तो यहां पर इन्होंने कुछ बातें दी हैं कि विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता दिखाती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। मतलब इन्होंने यह बताया है कि जब हम वायु में किसी धातु को अगर हम एक्सपोज करते हैं, ठीक है, वायु में, और वायु में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो कुछ ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। जैसे कि सोडियम है, अगर सोडियम को आप वायु में रख दीजिए, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इतनी तेजी से रिएक्ट करेगी कि ये इसमें हवा में ही क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। यही वजह होती है कि सोडियम जो होता है इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, इतनी ज्यादा तीव्र अभिक्रिया करती है कि उसे केरोसिन ऑयल में डाल के डाला जाता है। क्योंकि अगर वो पानी में डाल के रखोगे तब भी आग लग जाएगी, पानी के साथ भी बहुत तेजी से विस्फोटक प्रक्रिया करती है, और साथ ही साथ सोडियम को अगर वायु में रखोगे तो वायु में भी ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी और आग लग जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो धातु सोडियम धातु है उसे किसमें, केरोसिन तेल में डालकर डुबो के रखते हैं। तो वही चीज यहां पर बताई है कि पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, तब वो अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं तो वो अभिक्रिया करके पानी में और हवा में आग लगा दे। तो आप बताएंगे सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये एक एक पॉइंटर एग्जांपल, ये सब पॉइंट है, आपको इसे पढ़ना है, इसे पॉइंटर की तरह से याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। यहां पे इन सारे पॉइंटर्स का जो है वो मकसद है। ठीक है, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लाइन टू लाइन, इसे याद करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहां पर सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। मतलब यह है कि अगर आप मैग्नीशियम देख लीजिए, एल्युमिनियम देख लीजिए, जिंक देख लीजिए, तो आपने देखा होगा कि हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करती हैं और एक ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर लगा लेती है, एक ऑक्साइड की लेयर इनके ऊपर चढ़ जाती है। और जब चढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, ये लेयर क्या करती है, फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचा लेती है, यानी उस जो हमारे धातु होती है उसको फिर पुनः ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से बचाती है, जिससे कि हमारी वो धातुएं जल्दी खराब नहीं होती हैं। लेकिन ठीक है होती है, तो ये चीज आपने अक्सर देखी होगी। तो ये लेयर बन जाती है, वो हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये लेयर बना जाती है, ऑक्साइड की पतली परत चढ़ा जाती है। इसके बारे में और भी अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब यहां पर यह बात याद रखिएगा कि जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, अभिक्रिया कराएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि गर्म करने पर इनमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और इनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, या फिर वो जो है वो एक प्रकार तेजी से जलने लगते हैं और कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ये सब काले रंग की परत चढ़ जाती है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सिल्वर एवं गोल्ड को, यानी जो चांदी है और सोना है, उसको अत्यधिक ताप पर भी अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो नहीं होगी। यही वजह होती है कि आपके जो सोना होना होता है उस पे आसानी से जो है वो लेयरिंग नहीं होती, उनमें चमक बनी रहती है। ठीक है, तो सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें, अब यहां पर एक इन्होंने ये बॉक्स बना के दिया है, तो ये जो बॉक्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर इन्होंने कहा है कि एनोडीकरण यानी एनोडाइजिंग
एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब क्या है कि एल्युमिनियम जो है का संक्षारण ना हो, यानी कि ये खराब ना हो, ठीक है, ये संक्षरित ना हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ा दें। सीधी सी बात है, अभी पहले बात हुई थी कि अगर ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी तो संक्षारण रुक जाएगा, ठीक है, खराब होने से एल्युमिनियम बच जाएगा, ठीक है। तो इससे तो क्या करते हैं कि अगर नॉर्मली अगर आप हवा में रख दें या उनको गर्म करें तो ये जो है, ये जो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, लेकिन वो इतनी मोटी नहीं बनती है कि उसका संक्षारण पूरी तरीके से रोका जाए। तो अक्सर हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं, उस प्रक्रिया को अपनाकर हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बना देते हैं जिससे कि उसका संक्षारण ना होने पाए, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को याद रखिएगा। एनोडीकरण क्या होती है? एनोडीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है, इसे एनोडीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम हवा में उसमें वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है और इससे क्या होता है, संक्षारण जो है वो होने से बच जाता है। एल्युमिनियम खराब होने से बच जाता है, उसका संक्षारण होने से बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर पूछा जाए कि एल्युमिनियम को खराब होने से, उसका संक्षारण होने से कैसे बचाया जा सकता है? एनोडीकरण करने से। एनोडीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, उससे क्या होता है कि उसकी ऑक्साइड की लेयर बनाई जाती है, यानी उसकी ऑक्साइड की लेयर एक तरीके से चढ़ाई जाती है जिससे क्या हो जाए कि उसका संक्षारण ना होने पाए एल्युमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो बस वो पॉइंट याद रखिएगा बस। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखिएगा, धातु, बस पॉइंटर याद रखिएगा, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातु ऑक्साइड फिर फर्दर क्या करेगी, जो ये धातु ऑक्साइड बनी है, यानी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, धातुइक ऑक्साइड बनेगी और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये जो धात्विक ऑक्साइड है ये फिर जल के साथ अभिक्रिया करके, जल में ही मौजूद है ना, आपने धातु को जल में डाल दिया, धातु को जल में डाल दिया, ठीक है, जल में डाल दिया तो क्या बना, धात्विक ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। चलो हो गई, निकल गई। अब ये जो धात्विक ऑक्साइड है ये जब जल में फर्दर पड़ी रहेगी, जल में मौजूद रहेगी, तो ये जो धातु ऑक्साइड होती है जल में से साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे एग्जांपल के तौर पर इन्होंने कहा है कि पोटेशियम है, ये धातु है, ये पानी के अंदर रही तो इसने क्या बनाया, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड पहले बनी और उसके बाद क्या हो गया, फिर फर्दर ये रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड बन गई, KOH बन गया, ठीक है। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकली और ऊष्मीय ऊर्जा निकली, ठीक है। इसी तरह सोडियम को जब पानी के साथ अभिक्रिया कराया तो पहले ऑक्साइड, फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड बन गया और फाइनली हाइड्रोजन गैस निकली और फिर ऊष्मीय ऊर्जा निकली। तो वही बात यहां पर कही है कि पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है, इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन को जब पानी के अंदर, पोटेशियम को या सोडियम को पानी के अंदर डालेंगे तो बहुत तेजी से अभिक्रिया होगी, तुरंत धात्विक हाइड्रोक्साइड बनेगी और धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यह हाइड्रोजन गैस के साथ ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी और यह हाइड्रोजन गैस जो है वो जलने लगेगी। यही वजह होता है पोटेशियम और सोडियम को पानी में डालते हैं तो पानी में भी आग लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा तो अगर आपसे पूछा जाए कि धातु को जब हम जल में धातु जो है वो जब इसको जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और धात्विक ऑक्साइड बनती है। फर्दर जो है वो रिएक्शन करके धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि धातु जो है जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, ये बिल्कुल बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो जानी चाहिए। अब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपा अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। इसमें एक कैल्शियम के साथ इन्होंने दिखाया है कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। मतलब कैल्शियम, वैसे जल के साथ जब कैल्शियम जो है, जो धातु है, जब रिएक्ट करती है तो कैल्शियम के साथ जल जब रिएक्ट करती है तो यहां उत्सर्जित ऊष्मा, यानी ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है और हाइड्रोजन
ठीक है, प्रज्वलित होने के पर्याप्त नहीं होती है, मतलब इतनी हाइड्रोजन और इतना ज्यादा ऊष्मा नहीं निकलती कि हाइड्रोजन जल सके। तो कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इतनी ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है लेकिन इतनी नहीं निकलती कि वो हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर दे। तो इसका मतलब कोई विस्फोटक प्रक्रिया नहीं होती, जैसा कि सोडियम और पोटेशियम के केस में देखा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। तो कैल्शियम को जब आप पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो कैल्शियम जो है उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर तैरना क्यों शुरू कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो इस पानी के साथ अभिक्रिया करके वो क्या होते हैं, इसके साथ इसकी सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसको हल्का बना देते हैं और कैल्शियम जो है वो सतह पर तैरने लगता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कराता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन जल जाए, तो इसलिए विस्फोटक प्रक्रिया नहीं होती है। हाइड्रोजन जो गैस निकलती है उसके बुलबुले जाकर सतह पर, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि वो हाइड्रोजन, क्योंकि काफी हल्की गैस है, हल्केपन की वजह से वो पानी में तैरने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात आपको पॉइंट याद। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या होता है जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, साथ ही साथ सोडियम और पोटेशियम के साथ क्या होता है, ये सारी की जल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे के पॉइंट में इन्होंने कहा है कि एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, लोहा, जिंक जो धातुएं ना शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अगर ऐसा हो जाता तो सोचो क्या होता कि आप जो है वो एल्युमिनियम का ग्लास लिए बैठे हुए हैं और उसमें पानी जैसे डालते उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती, ठीक है, उसमें ऊष्मा निकलती, पता लगा पानी जैसे आपने एल्युमिनियम के ग्लास में डाला, झन 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 करते आवाज निकली, खूब सारी गैस निकली, और अगर ज्यादा गैस निकली, ज्यादा ऊष्मा निकली, पता लगा पानी जैसे आपने एल्युमिनियम के ग्लास में डाला वैसे ही पानी ग्लास में आग लग गई। ठीक है, आग लग गई तो पता पानी पीने लायक आप ना बचते। तो पानी आज एल्युमिनियम के ग्लास में या आप कोई मेटल के ग्लास में इस तरीके के आयरन के, लोहे के ग्लास में इसलिए पी पा रहे हैं क्योंकि ये अभिक्रिया जल के साथ नहीं करते, ना ठंडे जल के साथ ना गर्म जल के साथ। सोचिए प्रकृति, अगर ऐसा ना होता तो आज एल्युमिनियम के ग्लासेस और आपके लोहे के ग्लासेस ना बन पाते। तो वही बात कही, एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। हाँ, लेकिन यह है कि नॉर्मल गर्म पानी के साथ और ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन भाप के साथ ये अभिक्रिया करती हैं। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं ऑक्साइड बनाती हैं, वही बनाएंगी जो वहां पर बन रहा था, ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहां पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्साइड बनाएंगी, लेकिन किसके साथ अभिक्रिया करेंगी, भाप के साथ। ठीक है, गर्म और ठंडे जल के साथ नहीं करेंगी। ठीक है, तो लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुओं के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। अब हो गया, तो मतलब यहां पर पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। सोडियम, पोटेशियम बहुत तेजी से जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, विस्फोट कर देते हैं। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम की बात की जाए तो इसमें उतनी ज्यादा तेजी से अभिक्रिया नहीं होती है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती है लेकिन इतनी नहीं होती है, विस्फोटक प्रक्रिया नहीं होती है। ये सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन गैस की वजह से, उनकी सतह पर चिपकने की वजह हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जो है वो अब शीतल जल और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, भाप के साथ करते हैं। ठीक है, लेकिन शीतल जल या गर्म जल के साथ नहीं करते। और लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जो हैं वो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो सबसे तेज, फिर उससे कम, फिर बहुत कम और फिर बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। तो क्वेश्चन का जवाब यहां पर आ गया, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो ये कुछ ऐसी धातुएं हैं वो कुछ इस तरह से व्यवहार करती हैं, कुछ धातुएं यहां इस तरह से व्यवहार करती हैं, कुछ धातुएं इस तरह से व्यवहार करती हैं और कुछ धातुएं तो बिल्कुल भी उसके साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो होप कि ये बात भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा
गया है क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करती हैं तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा धातुएं जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। तो यही बात है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। यह बात याद रख लीजिए, ठीक है। अब यहां पे कहा गया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की बात यहां पर की जा रही है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लेकिन आप ये समीकरण मत लिखिएगा। आपको समीकरण मैंने शुरू में बता दिया कि यह समीकरण इन्होंने नहीं दिया है, बस आपको यह बता दिया कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देगी। तो आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री तो मैग्नीशियम रख लीजिए तनु अम्ल के साथ, फिर वो क्या बनेगा, बन जाए। लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। यूपीएससी कभी भी या कोई भी स्टेट पीसीएस भी आपको कोई समीकरण लिखने के लिए नहीं देगा। बस आप याद रखिए इतनी चीज कि धातु के साथ अभिक्रिया करके तनु अम्ल जो है जैसे HCl है ये लवण बनाएगा, ये कोई ना कोई लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब यहां पर आगे बात कही जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ यानी HNO3 के साथ, ये HNO3 का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करती हैं। तो याद रखिएगा HNO3, ठीक है, HNO3 के साथ अभिक्रिया अगर की जाएगी तो याद रखिएगा जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं करती हैं। और लेकिन इसकी जगह पे एक्सेप्शन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम, ये आपको याद रखना है, मैग्नीशियम और मैग्नीज ये अति तनु HNO3 के साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। तो आपको ये याद रहे ना रहे, ये एक्सेप्शन जरूर याद होना चाहिए। वैसे तो HNO3 जो है वो हमारे धातुएं जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं बल्कि पानी बना देती हैं। लेकिन अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी हिसाब से बहुत सारे ऐसे वो धातुएं हैं जो बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं और कुछ धातुएं बहुत कम अभिक्रिया करती हैं, कुछ मीडियम तरीके से अभिक्रिया करती हैं। तो अभिक्रियता होती है या अभिक्रियशीलता होती है, उसके आधार पर बहुत सारी धातुएं जो हैं धातुओं को बांटा जाएगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे। यहां पर क्या इन्होंने बताया है कि इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Fe, ठीक है। सबसे कम अभिक्रियाशीलता जो है वो किसकी पाई जा रही है, आयरन की, यानी कि लोहे की। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पे HCl के साथ की बात करी गई थी कि ये HCl के साथ अगर हम मेटल्स को अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा रिएक्शन होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्शन होगी वो मैग्नीशियम के साथ होगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ, जैसा कि आपने HNO3 के यहाँ पे देखा था, अगर HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाए यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो याद रखिएगा कि मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक ये अभिक्रियाशील होंगे। इसके अलावा फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन के साथ सबसे कम होंगे, ठीक है। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन होता है। और इससे पता चलता है कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करते। यहां पे HCl के साथ जो अभिक्रिया करते हैं मेटल, उनके बारे में बताया गया। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर अगर देखा जाए तो HCl के साथ Mg सबसे, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। आयरन इसमें अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे कम है। इसके अलावा जो है वो कॉपर जो है वो बिल्कुल भी HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो ये पॉइंट की तरह से याद कर लीजिएगा, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है। तो
याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। एक्वा रीजिया क्या है? इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं, रॉयल जल भी कहते हैं, ठीक है। एक्वा रीजिया या रॉयल जल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आपके यूपीएससी और स्टेट वगैरह में पूछ लिया जाता है, एक्वा रीजिया क्या है। तो याद रखिएगा 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, सांद्र HCl, ठीक है, तो सांद्र इसमें मनाया जा रहा है, ठीक है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में एवं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी 3 अनुपात में, अगर 3 अनुपात में यानी आपने मान लीजिए कि 100 ml लिया तो उसमें आप ये मान लीजिए 100 ml में 75 ml जो है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और 25 ml जो है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है यानी HNO3 है, ठीक है। इनका मिश्रण जब तैयार किया जाता है तो इसे एक्वा रीजिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा रीजिया कहते हैं या रॉयल वाटर कहते हैं। ये इतना खतरनाक जो है वो ये विलियन होता है, ये इतना जबरदस्त विलियन होता है कि सोने जैसी, ठीक है, धातु को जो किसी भी अगर आप एसिड में डाल देंगे तो नहीं गलेगी, किसी तरीके से वो उसका संचारण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्वा रीजिया बनाते हैं, रॉयल जल बनाते हैं, ठीक है, HCl और HNO3 की मदद से, तो याद रखिएगा ये गोल्ड को भी गला सकती है, ये गोल्ड को भी तो अक्सर जो गोल्ड को घोला जाता है, सुनार वगैरह गोल्ड को साफ करने में या फिर उसको घोलने में जो जब इसका यूज करते हैं गोल्ड को, तो उसमें इसी एक्वा रीजिया का यूज करते हैं। एक्वा रीजिया का ये गोल्ड को भी गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है कि वो गोल्ड को गला दे, यानी ना HCl सांद्र HCl ना सांद्र HNO3, ये दोनों बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत जबरदस्त एसिड हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गोल्ड को गला नहीं सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों के मिलाकर एक्वा रीजिया तैयार किया जाता है तो एक्वा रीजिया जो है गोल्ड को गला सकता है, गोल्ड को घोल सकता है। तो याद रखिएगा गोल्ड को घोलने की क्षमता एक्वा रीजिया में है। कैसे बनता है? सांद्र HCl जो होता है वो 3 के अनुपात में होता है, सांद्र HNO3 जो है वो 1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो इसे एक्वा रीजिया कहते हैं। और इस तरीके से एक्वा रीजिया जो है वो गोल्ड को गला सकता है। तो एक्वा रीजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक है या उन अभिक्रमकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होते हैं। याद रखिएगा यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्ड एवं प्लैटिनम को गलाने में किसका यूज किया जाता है? एक्वा रीजिया का उपयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ, धातु लवणों के विलयन के साथ, ठीक है, यानी कि जो धातु लवण हैं उनके विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो याद रखिएगा धातु A B का लवण विलयन है तो ये क्या होता है? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। याद होगा आपको पिछले क्लासेस में मैंने बताया कि जिसमें डिस्प्लेस कर देती है, एक जो है मेटल जो होता है दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर A के साथ B के लवण के विलयन को करोगे तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगी, ये A लवण का विलयन बन जाएगा और धातु B अलग हो जाएगी। तो यहां पर लिखा है कि आसान एवं इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। अच्छा, यह होता कैसे? मान लीजिए ज्यादा अभिक्रियाशील है, यह कम अभिक्रियाशील है, इसका हमने B का लवण विलयन बनाया और जब धातु एक A धातु के साथ अभिक्रिया कराया और यह अभिक्रियाशीलता में ज्यादा है, यानी यह ज्यादा अभिक्रियाशील है धातु A, तो ये A धातु जो होगी वो B के लवण विलयन को डिस्प्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी और अपना विलयन तैयार कर लेगी, ठीक है, और धातु B जो है वो अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें यह ध्यान देना जरूरी है कि B से ज्यादा धातु A जो है वो अभिक्रियाशील होनी चाहिए, तभी यह हो सकता है। तो धातु लवणों के विलयन में डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन होती है, विस्थापन वाली रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। अब यहीं पर सक्रियता श्रेणी दी गई है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब इससे ये जो कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी है, ये इस बात को बताती है कि कौन सी धातुएं ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, कौन सी धातुएं जो हैं वो क्रियाशील ज्यादा होती हैं,
हैं, कौन सी धातुएं क्रियाशील कम होती हैं। यानी ये एक तरीके का आपको एक चार्ट दे देता है जिससे आपको पता चलता है कौन सी धातु बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं, कौन सी धातुएं बहुत मिडिल में रिएक्शन करती हैं, कौन सी धातुएं बहुत ही कम क्रिया करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो इसको हम सक्रियता श्रेणी से पढ़ते हैं। तो ये सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। तो जैसे पोटेशियम है, ये देखिएगा, पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रिया करती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, सबसे तेजी से अभिक्रिया करती है, ठीक है। फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, ठीक है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसमें पाई जाती है? सिल्वर और गोल्ड में पाई जाती है। अगर ऐसे देखें तो गोल्ड सबसे कम अभिक्रिया करता है। यही वजह से देखा होगा ना पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसी वजह से इनका संक्षारण नहीं होता, खराब नहीं होते, इसी वजह से ये और बहुत कम पाए जाते हैं धरती पे, इसीलिए ये सब बहुत कीमती होते हैं, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील करने वाले धातुएं हैं। सबसे अधिक क्रियाशीलता वाली धातुएं कौन सी हैं? पोटेशियम, सोडियम। तो ये जो चार्ट है वो आपको पता होना चाहिए, ये चार्ट जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, धातुएं तथा अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, इसको हमें देखना होगा। तो धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, इसमें इन्होंने क्या समझाया है, इसमें संयोजकता कोश पूर्ण होने का वाला जो संयोजकता के आधार पर इन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो मैंने आपको शुरुआत में भी जब एटम और परमाणु, जब हम लोग 9th क्लास की चैप्टर्स को शुरुआत में ही पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के, तो वहां पर मैंने आपको ये सब चीजें आपको बताई थी। तो याद रखिएगा कि परमाणु संख्या होती है एक चीज, ठीक है, ये बात आप लोगों को पढ़ी होगी और फिर उसके बाद फिर से बता परमाणु संख्या। तो जैसे आपको मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई सोडियम है, अब सोडियम के यहां पर जो नीचे जो संख्या दी रहती है वो परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, और देखिए ऊपर जो संख्या दी हो द्रव्यमान संख्या दी होती है। तो एग्जैक्टली हम लोग द्रव्यमान संख्या पर भी डिस्कस नहीं करते हैं, इसको समझते हैं ये क्या समझा रहे हैं। तो सोडियम एक तरीके का क्या है, एक मेटल है, यानी कि एक तरीके की धातु है, और इसका परमाणु जो संख्या होती है, ठीक है, परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? 11 है। और ये उस चीज को दर्शाती है, ठीक है, ये उस चीज को दर्शाती है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, ठीक है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उसकी बाहरी कक्षा में। तो अगर हम सोडियम को ऐसे लिख दें, ठीक है, तो सोडियम में 11 जो है वो इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो नियत कक्षा में नियत नंबर में घूमते रहते हैं, यानी ये केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्र होता है किसी भी एटम का, केंद्र ये होता है, और केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और नियत कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और नियत जो है उनका नंबर भी नियत होता है, उसी में ये कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे सोडियम की बात की जाए तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 11 हैं। अब सोडियम के चारों तरफ ये 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नियत कक्षा में, नियत नंबर में, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो ये जो पहली कक्षा होती है ये के कक्षा कहलाती है, फिर एल कहलाती है, फिर एम कहलाती है, फिर एन कहलाती है, ऐसे ही कक्षाओं के नंबर होते हैं। तो ठीक है, तो अब यहां पर जो के वाली कक्षा है, यानी कि जो बिल्कुल उसके केंद्र के से पहली वाली जो कक्षा है, इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक फॉर्मूला होता है 2n², ये मैं पहले सब पढ़ा चुका हूं, बस इस बार बता रहा हूं, 2n², तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी वाली जो कक्षा है, ठीक है, उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 सोडियम के में 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये पहली कक्षा में, के वाली कक्षा में आ गए, और 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाली कक्षा में आ गए, एल वाली कक्षा में आ गए, ठीक है, एल वाली कक्षा में आ गए। तो 8 2 ये हो गए, 8 ये हो गए 10। अब बचा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर जब 8 से ज्यादा नहीं हो सकते तो तीसरी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी, एम वाली। तो एम वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी 2 इसमें, 8 इसमें और 1 इसमें, 11 हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमें वो दिखाई पड़ता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे सोडियम के अंदर, वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उसमें अगर इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, ठीक है, एक रिएक्शन हो रही है, तो अगर दुनिया में ये समझिए कि दुनिया में जो भी तत्व हैं वो अपने आप को मोस्ट स्टेबल स्टेट में ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल स्थायी अवस्था में ले जाना चाहते हैं। और स्थायी अवस्था में रहने के लिए
किसी भी जो भी एलिमेंट मौजूद हैं, जो भी तत्व मौजूद हैं, अपने स्थायित्व को पाने के लिए, पहली बात मैंने क्या बताया कि दुनिया में जितने भी तत्व हैं वो अपने आप को स्थायित्व में ले जाना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। और स्थायित्व होने के लिए सबसे पहली कंपलसरी जो कंडीशन ये है कि उनके जो ये जो कह सकते हैं ऑर्बिट है, कक्षाएं हैं, ये पूरी तरीके से संतुष्ट होनी चाहिए। अब संतुष्ट कैसे होंगी कि जितने नंबर इनके अंदर हो सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम में जो भी हो सकते हैं, वो मिनिमम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होने चाहिए, उतने मिनिमम ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन इसमें अगर हो जाएं तो ये अपने आप को स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। तो मतलब ये है कि मैक्सिमम इसमें के वाली कक्षा में 2 होने चाहिए, इसमें है। दूसरी वाली एल वाली कक्षा में कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 8 होने चाहिए, ये है। तीसरी कक्षा में 18 होने चाहिए, 2n² का फॉर्मूला लगता है, 18 होने चाहिए। लेकिन यहां पर 18 नहीं बन रहे हैं, बल्कि कितने हैं? 1 है। इसका मतलब ये सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव इसी वजह से है क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जो इसको स्थायित्व तो नहीं दे रहा है। इसमें 18 होनी चाहिए और है कितना इसके पास? इसके पास है कितना? सिर्फ 1 है, ठीक है। यानी तीसरी कक्षा भरी होनी चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन से, लेकिन ये भरी कितनी से है? सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। इसी वजह से ये इसको स्थायित्व नहीं दे पा रहा है। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जा रहा है क्योंकि ये स्थायित्व इसको नहीं प्रदान कर पा रहा है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती इसके बाहरी कक्षा में पड़ा हुआ है। तो ये स्थायित्व तभी प्राप्त कर लेगा या तो इसको 17 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, 18 बन जाए और ये स्थायित्व प्राप्त कर ले, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे कि ले जाओ भैया, हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये जो कक्षा एम वाली कक्षा ये खत्म हो जाएगी और जो इसकी जो सबसे बाहरी कक्षा बनेगी वो एल वाली बन जाएगी, यानी ये वाली बन जाएगी। और ये ऑलरेडी क्या है? पूरी भरी हुई है, 8 होने चाहिए, 8 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कि जितने होने चाहिए उतने हैं, इसका मतलब ये स्थायी है, ये स्थायित्व प्राप्त लेगा। तो मतलब यह है सोडियम की सबसे बड़ी समस्या है जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसकी तीसरी कक्षा में जबरदस्ती पड़ा हुआ है और यह जब तक रहेगा इसको स्थायित्व नहीं प्रदान करेगा और यह चाहता है स्थायी होना। सीधी सी बात है, हम सब स्थायी होना चाहते हैं, यह भी स्थायी होना चाहता है, लेकिन एक चीज ज्यादा हो जाने, तो कभी कभी ज्यादा चीजें हो जाना भी स्थायित्व नहीं प्रदान करती हैं। तो यहां ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन होना इसको स्थायित्व नहीं प्रदान कर पा रहा है, ठीक है। तो यह इसके साथ गड़बड़ चल रही है। अब उसी जगह पर ये एक मेटल है, उसी जगह पर एक और एलिमेंट लेते हैं क्लोरीन को, ठीक है। क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन की अगर बात की जाए तो क्लोरीन को आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है 17, ठीक है, फिर 35.5, तो इस तरीके से। तो 17, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर हो गया 17, परमाणु संख्या 17। 17 का मतलब यह हो गया कि इसके बाहरी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन भी पाए जा रहे होंगे, 17 प्रोटॉन मतलब 17 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसकी पहली जो कक्षा होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो कक्षा होगी उसमें कितने होने चाहिए? मैंने बताया था 8, तीसरे में होना चाहिए 18 होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या मामला हो रहा है कि 2, ठीक है, 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में कितने होने चाहिए? ठीक है, 8 होने चाहिए, तो 8 हैं भाई, ठीक है। तो 8, 2, 10 क्लोरीन में हो गया कितना? 8 ये के कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 हो गए, तो 2 के वाले में, फिर एल वाले में 8 हो गए, कुल मिला के 10 हो गए। अब कितने हैं बचे? कितने? 7। इसमें कितने बचे हैं? 7 बचे हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 7 मौजूद हैं, ठीक है, बाहरी कक्षा में यानी एम वाली कक्षा में 7 मौजूद हैं। तो 7 वाला इसको सेटिस्फाई नहीं होने दे रहा है, 7 वाला इसको सेटिस्फाई नहीं होने दे रहा है। इसमें इसमें 7 ही बचे हैं। तो अगर ये 7 वाला इसको सेटिस्फाई नहीं होने देगा, क्योंकि कितने होने चाहिए? वैसे तो होने चाहिए तीसरी कक्षा में कितने होने चाहिए? 18 होने चाहिए, ठीक है, 2, 8, 18 इस तरह से होने चाहिए। लेकिन ये बाहरी कक्षा, जो बाहरी कक्षा है, इसमें एक शर्त ये रख दी जाती है कि चलो 18 30 यानी के में 2 होने चाहिए, हैं। एल वाली कक्षा में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, हैं क्लोरीन के अंदर। और तीसरी जो कक्षा है उसमें होने चाहिए 18, ठीक है, 18। तो 18 तो नहीं है लेकिन 7 है। लेकिन एक शर्त और भी रखी जाती है कि 18 तो मैक्सिमम होने चाहिए, KLM यानी M के अंदर 18 तो मैक्सिमम होने चाहिए, अधिकतम होने चाहिए। लेकिन अगर 8 भी हो जाए तो तुम सेटिस्फाई हो जाओगे, 8 भी हो जाए तब भी सेटिस्फाई हो जाओगे। तो मैक्सिमम जो ये तीसरी कक्षा है इसमें होने तो चाहिए 18, लेकिन अगर इसके 18 की जगह पर अगर सिर्फ 8 भी हो जाए,
8, कम से कम 8 हो जाए। तो अगर कम से कम 8 हो जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन इसके पास हैं कितने? 7 हैं, सिर्फ 7 ही हैं, इसके पास 8 नहीं है, तो इसके पास एक कमी है, यानी इसकी कमी इसको स्थायित्व नहीं दे रही है। इसके अंदर एक की कमी इसको स्थायित्व नहीं दे रही है। सोडियम के अंदर एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इसका तीसरा जो है कक्षा शुरू हो जा रही है, इसकी वजह से इसको स्थायित्व नहीं मिल रहा है। इसके पास एक की कमी हो जा रही है, यानी मिनिमम 8 होने चाहिए लेकिन 7 ही हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इसको स्थायित्व नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ना ये सेटिस्फाई है, यानी ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, यानी कि धातु है, ये अधातु है, दोनों अनसेटिस्फाइड हैं। इसके पास ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा ज्यादा है तो ये अनसेटिस्फाइड है, इसके पास एक की कमी हो जा रही है इसलिए अनसेटिस्फाइड है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, यहां पे देन लेन हो जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसके पास जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको ट्रांसफर कर देता है। जब इसको ट्रांसफर कर देता है तो इसके पास एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, और सोडियम का इलेक्ट्रॉन जब इसको ट्रांसफर हो जाता है तो इसकी ऑक्टेट भर जाती है, यानी इसकी तीसरी कक्षा में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 8 की वो पूरी हो जाती है। और जब इसने इसको त्याग कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि इसकी ये बाहरी वाली कक्षा जो m वाली कक्षा थी वो खत्म हो जाती है। जब खत्म हो गई तो इसकी जो सबसे बाहरी कक्षा होती है ये l वाली आ जाती है, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहते हैं। तो इसको जब एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको त्याग कर दिया तो इसका भी पेट भर गया, और इसका भी जो इसके अंदर जो स्थायित्व नहीं हो पा रहा था एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो भी सेटिस्फाई हो गया, यानी कि सिर्फ इसकी बाहरी लेयर जो है वो m वाली बची, l वाली बची, और फाइनली इसके ऑक्टेट भी पूरे हो गए, इसके भी ऑक्टेट पूरे हो गए, यानी इसमें भी 8 पूरे हो गए, इसमें भी 8 पूरे हो गए, और फाइनली क्या हो गए, इसको भी स्थायित्व मिल गया और इसको भी स्थायित्व मिल गया। कभी कभी देना स्थायित्व दे देता है, ठीक है। तो सोडियम ने दे दिया और इन्होंने ले लिया, इनको भी इनके ऑक्टेट पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए, और इनके भी बाहरी कक्षा में 8 पूरे हो गए। इस तरीके से दोनों को स्थायित्व मिल गया, और दोनों ने मिलकर, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम रखा NaCl। यही है नमक, ठीक है, यही है, क्या है, हम लोगों का जो नॉर्मल नमक होता है वो यही होता है, NaCl बन गया। तो मतलब यहां पर क्या हो गया बच्चों कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो हमेशा सोडियम के ऊपर देने वाले को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, तो इसी वजह से हमेशा सोडियम के ऊपर धनात्मक वो लगता है, ठीक है, धनात्मक आवेश दर्शाया जाता है। और Cl ने एक, क्लोरीन ने एक लिया, तो इसलिए इस पर हमेशा ऋणात्मक जो है वो आवेश दिखाया जाता है। तो कुल मिला के सोडियम और क्लोरीन ने क्या किया, एक दूसरे को क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक तो सोडियम ने दिया और क्लोरीन ने लिया, तो ले देकर दोनों ने क्या किया, आपस में कॉम्बिनेशन बना लिया, आपस में गठजोड़ बना लिया, और इससे जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट बना वो NaCl बना, नमक बना। तो याद रखिएगा, अक्सर इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, उनमें से अक्सर एक दूसरे को, अपने को सेटिस्फाई, सिर्फ एक दूसरे को अगर दे रही हैं, ले रही हैं, साझा कर रही हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो किसी पर एहसान कर रही हैं, बल्कि अपने आप को सेटिस्फाई कर रही हैं, अपने स्थायित्व की तरफ बढ़ रही हैं। सोडियम ने दिया जरूर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जरूर है, लेकिन ये अपना, इसकी वजह से ये स्थायित्व में आ गई। इसने लिया जरूर, लेकिन ये भी अपने आप को स्थायित्व में ला पाया। तो ये जो कंपाउंड बन रहे हैं, दुनिया में जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं, जितने भी यौगिक बन रहे हैं, असल में इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के लेन देन या आपस में साझा करने की वजह से ही बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से नए नए कंपाउंड इस धरती पर देखने को आपको मिलते हैं। तो ये साझा, तो अब आपको समझ में आया होगा कि धातुएं, मुझे लगता है बहुत अच्छे से इस बात को आपका क्लियर हो गया होगा। तो धातुएं एवं अधातुएं जब अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, संयोजकता के कोश को पूर्ण करने के लिए करती हैं, और इस तरीके से अपनी स्थायित्व प्रदान करने के लिए करती हैं, और इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से काम चलता है, लेन देन के काम से चलता है, और फाइनली क्या हो जाता है कि कंपाउंड्स बन जाते हैं, और कंपाउंड बन जाते हैं, यौगिक बन जाते हैं। तो इस तरीके के जो यौगिक होते हैं, याद रखिएगा, इस तरीके के जो यौगिक होते हैं, जो सोडियम के जो इस तरीके से बने कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, दूसरा जो कोई भी मतलब तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, एक तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस तरीके के जो यौगिक होते हैं जिसमें लेन देन होता है, यानी एक देता है और एक लेता है, एक पर धनात्मक चार्ज होता है और एक पर ऋणात्मक चार्ज होता है। तो इस तरीके से लेन देन की प्रक्रिया से जो भी यौगिक
यौगिक बनते हैं, जो भी पदार्थ बनते हैं, जो भी कंपाउंड बनते हैं, ऐसे यौगिकों को वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो आयनिक यौगिक कहा जाता है या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। अच्छा, कुछ केसेस में क्या होता है, साझा होता है इलेक्ट्रॉन, दो तुम दो, दो हम दे, दोनों मिलकर बनाएंगे। कुछ में और भी तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर एक देता है दूसरा लेता है, तो ऐसे जो यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वही चीज यहां पर इन्होंने समझाई है जो मैंने वहां पे अपनी तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा कि अक्सर जो है धातुएं और धातुएं जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो वैद्युत संयोजक यौगिक बनाती हैं, आयनिक यौगिक बनाती हैं, और आपस में यौगिक बनाकर जो है वो अपने एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे MgCl2 है, मैग्नीशियम जो है वो क्या है, एक तरीके से मेटल है, यानी कि धातु है, ये अधातु है, दोनों आपस में रिएक्ट करके MgCl2 का निर्माण कर रही हैं। किसका निर्माण कर रही हैं? MgCl2 का निर्माण कर रही हैं। तो ये सब चीजें हैं। इसमें एक सारणी दी हुई है कि कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन के विन्यास क्या होते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम में 2, इसकी परमाणु संख्या 2 है, ठीक है। तो इसमें इसका जो बाहरी वो है, सबसे बाहरी कक्षा है वो K वाली है, और K वाली जब में 2 ही मैक्सिमम हो सकते हैं और 2 हैं तो ये सेटिस्फाई है, ठीक है, सेटिस्फाई है। नियॉन है, ये उत्कृष्ट गैसेस है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती हैं क्योंकि इनका जो बाहरी ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, यानी कि ये स्थायित्व होती हैं, यानी ये स्थायित्व इनको प्राप्त हो चुका होता है। तो जैसे आपका हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, इनके बाहरी कक्षाएं जो होती हैं पूरी तरीके से भरी होती हैं, पूरी तरह से भरी होती हैं, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये स्थायित्व में होती हैं, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, ये दूसरों से रिएक्ट नहीं करती हैं। उसी जगह पे धातुएं हैं, ये बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे कि इनके बाहरी में 1 है, इसके बाहरी में पोटेशियम में 1 है, इसके में 2 है, इसके में 2 है, इसमें 3 है। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो धातुएं होती हैं वो अभिक्रियाशील होती हैं। इसलिए अभिक्रियाशील होती हैं क्योंकि इनकी बाहरी जो वो होती है इलेक्ट्रॉन, वो क्या बोलते हैं, कक्षाएं होती हैं, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होती हैं। उसी तरह अधातुओं में भी आप देख सकते हैं कक्षाएं सेटिस्फाई नहीं होती हैं, और यही वजह होती है कि एक दूसरे से अभिक्रिया कर करके क्या बनाती हैं, यौगिकों का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो होप कि ये बात आपको 100% ये बातें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है, प्रयास किया। अब बात करते हैं आयनिक यौगिकों, जो आयनिक यौगिक अभी बना है इसके गुणधर्म क्या है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या है, आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके गुणधर्म क्या है। तो आयनिक यौगिकों के, जैसे आयनिक यौगिक होते हैं तो उनके गलनांक और क्वथनांक यहां पर दिए हुए हैं। जैसे NaCl है, इसमें 1074 केल्विन जो है वो इनका गलनांक है, क्वथनांक है 1686। ये रटने की जरूरत नहीं है, बस इन्होंने देख लिया तो एक बार देख लीजिएगा। अब इनके यौगिकों के गुणधर्म क्या है इसे समझना, इसे समझ लीजिए। तो याद रखिएगा ये जो आयनिक यौगिक बने थे, जैसे कि NaCl बना, MgCl2 बना, इसकी भौतिक प्रकृति अगर देखी जाए तो इनमें धन एवं ऋण आयन, मैंने आपको बताया था कि बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। याद रखिएगा, आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इन यौगिकों में जो आयन बने होते हैं ना, सोडियम का आयन धनात्मक होता है, क्लोरीन का आयन जो है ऋणात्मक होता है, तो इनमें जो है आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये जो है थोड़े कठोर होते हैं। यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, मतलब जो है ब्रिटल होते हैं। आपने थोड़ा सा दाब डाला, ठीक है, दाब डाला तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इनका गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होता है। मतलब इनका जो बॉन्ड होता है इतना ज्यादा मजबूत होता है कि इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है इनको तोड़ने के लिए, इसी वजह से इनका गलनांक क्वथनांक जो है वो बहुत अधिक होता है। इसके अलावा घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। इसी वजह से सोडियम क्लोराइड है, नमक है, उसको पानी में डालेंगे घुल जाता है, आसानी से घुलनशील होता है। तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। केरोसिन में डालोगे नमक, साथ ही साथ पेट्रोल में डालोगे तो उसमें ये घुलते नहीं है, लेकिन उसी जगह पर अगर आपने पानी में डाल दिया तो ये बहुत ज्यादा घुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता, सीधी सी बात है, ये आयन में टूट जाते हैं, इसी वजह से इनकी ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो याद रखिएगा, किसी विलयन से विद्युत
विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। याद रखिएगा, अगर NaCl है, नमक है, तो नमक है, तो अगर ये ठोस अवस्था में पाया जाएगा तो इनमें आयन भी ये टूटा नहीं होगा, तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। लेकिन 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 जब ये ठोस, ये इसको पानी में घोल दिया जाएगा, ठीक है, जल में घोल दिया जाएगा, तो Na अलग हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन माइनस निगेटिव आयन में जब बदल जाएगा तो इसमें विद्युत चालन आसानी से हो पाएगा। तो अगर इसका जलीय विलयन लिया जाएगा तो उसमें विद्युत चालकता तेजी से होगी। अगर इनका को ठोस में विद्युत चालन किया जाएगा तो उसमें नहीं होगी, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। वही बात मैंने आपको बताया है, ठीक है, बताया है। तो ये सारी चीजें, तो ये सब इसके क्या है, आपके क्या है, इसके आपके जो आयनिक यौगिक हैं, उन आयनिक यौगिकों के ये एक तरीके से कह सकते हैं कि गुणधर्म हैं। तो इन्हें आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है, इनको याद रखने की जरूरत है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है, यानी ये जो धातुएं होती हैं ये कहाँ से प्राप्त की जाती हैं, फिर इनको कैसे अलग किया जाता है, फिर शुद्ध धातु में कैसे प्राप्त की जाती हैं। तो ये सब चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो धातुओं की प्राप्ति की अगर बात की जाए तो पहली बात तो जहाँ पर इनकी खदानें होती हैं वहाँ पर ये हमारे जो ज़मीन होती है उसके नीचे जो है इनकी खदानों में ये पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जैसे लोहा है तो लोहा जो है वो बिल्कुल शुद्ध तरीके से उसी रूप में पाया जाता है जिस रूप में हम लोहे को देखते हैं। सोना है तो उसी रूप में पाया जाता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो है वो कह सकते हैं बहुत सारी जो मिश्रण होता है या बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स होकर ये मौजूद होता है, ठीक है। तो इसको हमको अलग करना होता है, अलग सेपरेट करना होता है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं, ठीक है। बहुत सारी अशुद्धियां, हाँ बहुत अच्छा टर्म है, अशुद्धियां होती हैं। फिर उन अशुद्धियों के साथ जब ये मिलता है ये, तो हमको उन अशुद्धियों को अलग करना होता है और शुद्ध जो आपके तत्व होते हैं उनको प्राप्त करना होता है। तो धातुओं की प्राप्ति की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जैसे पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, खनिज मतलब कि जैसे भू प्रॉपर्टी में जिस रूप में भी कोई तत्व पाया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, ठीक है, खनिज कहते हैं। तो खनिज कहते हैं कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे धातुएं, अगर वही मान लीजिए खनिज पाया जा रहा है और उसमें कोई भी धातु अधिक मात्रा में पाई जा रही है, तो और वो अधिक मात्रा में तो पाई जा रही है लेकिन उसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। तो सबसे पहले खनिज है, खनिज में कोई धातुएं जो है वो अधिक मात्रा में पाई जा रही हैं, ठीक है, पाई जा अपनी अशुद्धियों के साथ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे, ठीक है। अब इसको निकालने का काम और इसको सेपरेट करने के बारे में यहां पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो मतलब यह है कि अभी आपने जो थोड़ी देर पहले देखा कि जो अभिक्रियता के आधार पर जो हमने एक श्रेणी बांटी थी उसमें जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं जैसे सोना है, चांदी है, तो इनका क्योंकि ये किसी के साथ कॉम्बाइन नहीं करती जल्दी से या अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो इनके जो है मूलतः जो है बहुत ही स्वतंत्र अवस्था में ये पाई जाती हैं, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में मिल सकती हैं। लेकिन जो ज्यादा अभिक्रिया करती हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिल पाती हैं क्योंकि वो किसी ना किसी के साथ मिलकर कंपाउंड या यौगिक बना लेती हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बोला गया है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, प्लैटिनम
एवं कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड और या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र अवस्था में ही पाए जाते हैं। कॉपर और सिल्वर की अगर बात की जाएगी तो ये सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी में पाए जाते हैं। तो स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाएंगे कॉपर और सिल्वर, और इसके अलावा सल्फाइड और ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी पाए जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा अभिक्रिया कर लेती हैं, कंपाउंड बना लेती हैं, तो इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएंगी। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जो होंगी जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, ये अभिक्रियाशीलता के इनकी मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपटल में ये मुख्यतः ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, जो मध्य वाली होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर बात हो रही है। और ठीक है, अब आप देखेंगे कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता में पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने वालों के कारण ऐसा होता है। तो अब इस चैप्टर के अंदर मतलब कुल मिला के आप इसमें मोटा मोटी बात यह हो गई कि जो नीचे वाली धातुएं हैं यानी कि जो आपकी इसमें आपका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर देखा था, हाँ, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा, तो इसमें ये वाली जो धातुएं हैं, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब जो हैं ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएंगी। ये जो है कम अभिक्रियाशील होती हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। और कुछ जो है ऐसी हैं कि कुछ ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में भी पाई जाती हैं। ये जो है मध्यम अभिक्रियाशीलता की होती हैं, तो कुछ ये जो है वो अपने किसी अलग अलग रूप में अभिक्रिया करके कुछ अलग अलग रूप में सल्फाइड, ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाती हैं। तो अब क्या है मामला ये है कि अब इनको कैसे पाया जाता है, कौन कौन सी धातुओं को, फिर उनको कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम विभाजित कर सकते हैं तो पहली बात है कि धातुओं को निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हो गई, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हो गई, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हो गई। अब इनको कैसे अलग करते हैं, तो अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी कि मान लीजिए कि हम एक खदान में गए और वहां पर हमने जो है वो खदान के अंदर जो है वो खोदा, ठीक है, हमें पता चला यहाँ पे ये तत्व पाया जा रहा है, यहाँ पर ये जो है वो धातु पाई जा रही है, हमने खोदा, तो उससे जब खुदाई की तो उससे अयस्क निकल के आया। अब अयस्क अपनी अशुद्धियों के साथ है या ऑक्साइड की फॉर्म में है, सल्फाइड की फॉर्म में मौजूद है। अब अयस्क को का समृद्धिकरण करेंगे, तो नाम का मतलब ये है, समृद्धिकरण का मतलब ये है कि धीरे धीरे अयस्क में से जो अशुद्धियां होंगी उन्हें हटाएंगे और जो हमारी धातु है उसको, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको समृद्ध करेंगे, उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे। तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग के कहते हैं। तो याद रखिएगा, अशुद्धियों को क्या नाम दिया जाता है, टेक्निकली गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है। अब इसी गैंग को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, इसी गैंग को निकाला जाएगा, रिमूव किया जाएगा, जिससे कि शुद्ध धातु हम प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर होता है कि सक्रियता श्रेणी में संबंधित धातु कर्म, तो अलग अलग तरीकों से इनको अलग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं उनको विद्युत अपघटन के द्वारा अलग किया जाता है। साथ ही साथ जो मध्यम अभिक्रिया करने वाली जो धातुएं हैं उनको कार्बन के उपयोग से अपचयन उनका करके इनको शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित जो मौजूद है, ये तो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहती है, इनको आसानी से जो है वो मुक्त अवस्था में मिल जाती हैं, तो इनको अलग करने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। अब इसी को इन्होंने इस चार्ट में इसको बिल्कुल वो कर दिया है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। आपने जो गए, आप खदान में गए, खदान में आपको अयस्क मिला, अयस्क का सांद्रण करते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर की मिट्टी उट्टी सब निकाल कर उसको सांद्रित करते हैं, उसको जो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। फिर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनको गलित धातु का विद्युत अपघटन कराते हैं, शुद्ध धातु में प्राप्त हो जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो उनको उनके कार्बोनेट अयस्क के रूप में ये मिलती हैं, ये सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं। फिर उनका निस्तापन करते हैं, भर्जन प्रक्रिया, ये प्रक्रियाएं अभी आप डिटेल में आगे बात होती है। निस्तापन प्रक्रिया होती है, भर्जन प्रक्रिया होती है, उसके बाद धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाती है। धातु ऑक्साइड को का हम अपचयन करते हैं और फिर उसके बाद अपचयन करने के बाद ये धातु जो है हमें प्राप्त हो जाती है, उसका शोधन कर लेते हैं। इसी अलावा निम्न अभिक्रियाशील, इसको मतलब पूरा जो भी ये आपकी धातुएं प्राप्त की जाती हैं उनका इन्होंने क्या किया, चार्ट
में दे दिया है। अब जिसमें निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनका सल्फाइड, मोस्टली सल्फाइड अयस्क में के रूप में प्राप्त की जाती हैं। इनका भर्जन विधि जो होती है उसका उपयोग करके इसको धातु प्राप्त की जाती है, फिर उनका परिष्करण किया जाता है। तो ये सब मोटा मोटा इन्होंने इसको चार्ट के रूप में बताया कि कैसे हम अयस्क से, खनिज से अयस्क और फिर अयस्क से कैसे धातु प्राप्त करते हैं। अब ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सक्रियता श्रेणी की में नीचे आने वाली जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है, कैसे उनको निकाला जाता है। यानी जो सबसे नीचे आती हैं, जो सबसे अभिक्रियाशील, जिनकी अभिक्रियाशीलता जिनकी सबसे कम होती है, उनको कैसे निकाला जाता है वो यहाँ पे बताया है। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रिय होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त की जा सकती है, किया जा सकता है। मतलब कि जो अगर ये ऑक्साइड की फॉर्म में पाई जा रही हैं, जो नीचे सोना चांदी ये सब जो है, ये अगर ऑक्साइड की फॉर्म में पाई जा रही तो इनको गर्म करने से ही क्या होती है, धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए सिनाबार मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। तो इस तरीके से इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद हमें क्या होता है, ये एसजीएस जो है ये किसका अयस्क है, ये मर्क्यूरिक, ये सिनाबार जो है, सिनाबार किसका अयस्क है, मरकरी का पारे का। तो ये सिनाबार के रूप में पाया जाता है। फिर बाद में जब इसका तापन करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद क्या है, हमें ये पारा यानी कि ये जो पारद है मरकरी है वो प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे कापर को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जाता है। तो कॉपर को अगर प्राप्त करना है तो इसको वायु में ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिया, तो इसके बाद क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, CO ऑक्साइड हुआ, फिर बाद में जो है और तापन किया तो इसके बाद ये कॉपर अलग हो गया। तो कॉपर अलग, तो मतलब ये है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातुएं हैं, पहली बात तो वो मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी क्योंकि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती हैं, तो आसानी से वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और अगर नहीं पाई जाती हैं तो किस फॉर्म में पाई जाती हैं, अपने सल्फाइड के फॉर्म में या पाई जाती हैं, जैसे Cu2S है या HGS है। ठीक है, और फिर उसको हम कैसे अलग करते हैं, यानी कि ये सल्फाइड के फॉर्म में ये धातु पाई जा रही है, तो इसको हम तापन के जरिए, इसको जब तपाते हैं, इसको जलाते हैं, तो उसके बाद जलाने के बाद ये शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कुछ इस तरीके से किया जाता है, या तो वो मुक्त अवस्था में होती हैं या तो उनका तापन किया जाता है। अब सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो उनके निष्कर्षण के लिए सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अगर सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त हैं, अगर जो मध्य में स्थित धातुएं हैं उनका अगर निष्कर्षण करना है, ठीक है, तो या तो उनका वो किस रूप में अयस्क उनका पाया जाएगा, सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाएगा। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। याद है, आपको पहले भी दिखाया था भर्जन प्रक्रिया। तो याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्क, ठीक है, अगर जो मध्य में स्थित जो आपकी अभिक्रियता श्रेणी, अभिक्रियता के आधार पर जो श्रेणी बनाई गई थी उसमें मध्य में जो धातुएं पाई जाती थी उनका वो अगर सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाएंगी, सल्फाइड उसमें मिला होगा, सल्फर मिला होगा, तो वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म कर दिया जाता है उनको, जिससे वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। तो सल्फाइड से वो ऑक्साइड में बदल जाती हैं और इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, फिर कार्बोनेट अयस्क अगर मौजूद होता है तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, यानी कम वायु में, कम ऑक्सीजन में ताप पर गर्म करने से या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो मतलब सीधी सी है कि अगर सल्फाइड के रूप में अयस्क मौजूद है या कार्बोनेट के रूप में अयस्क मौजूद है, दोनों रूप में अगर अयस्क मौजूद है तो उसको पहले ऑक्साइड में बदलना है। और ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को क्या करना होता है कि अधिक वायु में, ठीक है, अधिक ताप पर गर्म करना होता है, और यहां पर सीमित वायु में क्या करना होता है, ताप पर गर्म करना होता है कार्बोनेट अयस्क को, जिससे कि वो ऑक्साइड अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। दोनों स्थिति में आप देखिए ध्यान से, तो ऑक्साइड में बदल गया, सल्फाइड से ऑक्साइड में, कार्बोनेट से ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो गया। और इस प्रक्रिया को, यानी कार्बोनेट अयस्क को जब सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो भर्जन अधिक वायु में किया गया और सीमित वायु में किया गया, तो उसे क्या बोलेंगे, निस्तापन किया गया। तो यही बात यहां पर दिखाई थी कि कार्बोनेट अयस्क होगा तो उसका
निस्तापन होगा, सल्फाइड अयस्क होगा तो सब भर्जन होगा। भर्जन जो है वो अधिक ताप पर अधिक वायु में किया जाता है और इसलिए निम्न जो है वायु की उपस्थिति में निस्तापन किया जाता है। अब इससे क्या प्राप्त हो गया? धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब धातु का जो ऑक्साइड प्राप्त हो गया उसका हम लोग क्या करेंगे? उसका हम क्या कर लेंगे? उसके बाद हम अपचयक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर ZnS3O2 जब इसको गर्म किया, तापन किया यानी भर्जन विधि अपनाई, तापन किया तो Zn यानी जिंक ऑक्साइड मिल गया। इसी तरह से निस्तापन, जब कार्बोनेट को हमने तापन किया तो जिंक ऑक्साइड मिल गई, जिंक ऑक्साइड मिल गई। तो जिंक सल्फाइड, अगर सल्फाइड की फॉर्म में जिंक मौजूद रहा तो हम क्या करेंगे? भर्जन करेंगे, तब भी जिंक ऑक्साइड। और अगर यही जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मौजूद रहा तो निस्तापन के जरिए हम जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे। अब जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गई तो अब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इस ऑक्सीजन को हमें अलग करना है, निकालना। अगर हमें शुद्ध रूप में जिंक चाहिए, शुद्ध रूप में जिंक चाहिए तो हमें ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं ना। तो इसी तरीके से इसके बाद फिर इसके बाद क्या किया जाता है? कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर हम धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यह अपचायक क्या काम करता है? कार्बन जैसा अपचायक का उपयोग किया जाता है, जिससे यह क्या करता है? इसके साथ जो जुड़ा ऑक्सीजन होता है उसको वो रिमूव कर देता है, उसको अलग कर देता है। तो जब धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है तो फिर ऑक्सीजन जब अलग हो जाएगी, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी तो फिर आपको क्या होगा? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त, तो इसका मतलब कि अपचायक का उपयोग करके, यानी कार्बन अपचायक की तरह से उपयोग में लाया जाता है और धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाती है। जैसे यहां पर देखा, जिंक ऑक्साइड यहां पर मिली थी, इसको कार्बन के साथ इनका अपचयन किया, जिससे जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में मिल गई। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इस शुद्ध जो धातु है उसे प्राप्त करते हैं। तो यहां पर यही चीज देखी आपने, कार्बोनेट अयस्क हुआ तो निस्तापन किया, सल्फाइड अयस्क हुआ तो भर्जन किया, ठीक है, भर्जन किया और उसके बाद धातु ऑक्साइड हमें मिल गई, फिर धातु में अपचयन कर दिया, फिर धातु का शोधन कर दिया, धातु अलग हो गई, धातु हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यह बात आप लोगों को बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कार्बन कोयले का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को, उनके यौगिकों को विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। मतलब इनका यह कहना है कि सीधी से कार्बन से अगर अपचयन नहीं हो रहा है तो आप दूसरा विधि भी अपना सकते हैं, विस्थापन विधि वाली। एक ज्यादा एक्टिव जो तत्व होगा वो जो मेटल होगा, धातु होगी, वो कम वाली धातु को, कम एक्टिव जो धातु होगी, कम अभिक्रियाशील धातु को वो क्या कर देगी? रिप्लेस करेगी, डिस्प्लेस कर देगी, जैसा हमने पहले देखा था। तो यहां पे MnO2 प्लस Al किया तो इससे क्या हुआ? Mn मैग्नीज अलग हो गया और Al2O3 ऑक्साइड की फॉर्म में इसने उसका अपचयन कर लिया। तो ये चीज इन्होंने बताई है। या विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं, यानी बहुत ज्यादा ऊष्मा इसमें से निकलती है, इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस एनसीईआरटी की इस लाइन को आपको याद रखना है कि जब आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग क्या किया जाता है? आयरन ऑक्साइड, ये पॉइंट याद रखने वाली है कि वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। रेल की पटरी को जोड़ने के लिए और दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो थर्मिट अभिक्रिया में क्या किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम को अभिक्रिया कराकर हम क्या करते हैं? मशीनों की पुर्जों की दरारों को हम जोड़ने का काम करते हैं। तो इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। तो पूछा जाए कि रेल पटरियों को जोड़ने के लिए हम किस प्रक्रम का उपयोग करते हैं, तो थर्मिट प्रक्रम का उपयोग करते हैं, जिसमें हम आयरन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं एल्युमिनियम के साथ में, जिससे ऊष्मा निकलती है और वहां पर जो है वो आयरन जो है वो अलग हो जाता है और अलग होकर उस दरार को भर देता है। ठीक है, इस तरीके से।
अब बात हो रही है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाली जो धातुएं आएंगी, मतलब सबसे नीचे वाली धातु को अलग कैसे किया जाता है, शुद्ध धातु कैसे प्राप्त की जाती है, यह मैंने आपको बता दिया। मीडियम में जो धातुएं आती हैं उनको कैसे अलग किया जाता है वो मैंने बता दिया। अब जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनको कैसे अलग किया जाता है, इनको कैसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, तो उस पर अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाती है। अभिक्रियाएं इस प्रकार होती है। मतलब इसमें क्या करते हैं कि आप जो है वो कैथोड और एनोड का उपयोग करके विद्युत जो अपघटनीय अपचयन किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि इनको जो है वो विद्युत अपघटनीय प्रक्रियाओं द्वारा इनको अलग किया जाता है, जिसमें कैथोड पर जो है वो मेटल जो है वो यानी कि सोडियम जो है वो इकट्ठा हो जाता है और क्लोरीन जो है वो एनोड पर यानी कि धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाती है। तो ये इस तरीके से विद्युत अपघटनी, तो आपको बस इतना याद रखना है इसमें कैसे होता है, किस तरह से होता है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि जो सबसे ज्यादा विक्रियाशील वाली धातुएं होती हैं उनको विद्युत अपघटनी प्रक्रिया द्वारा जो है वो अलग किया जाता है, जिसमें कैथोड पर जो है वो जो धातु होती है वो इकट्ठा होती है और एनोड पर यानी कि एनोड पर क्या किया जाता है कि एनोड पर जो है वो क्लोरीन जो है वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है। अब ये क्लोरीन कहां से आता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि उनके गलित क्लोराइडों के रूप में वो मिलते हैं, तो यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम के गलित या क्लोराइडों के रूप में ये मिलते हैं और फिर उसके बाद जो है इनके अपघटन से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब प्राप्त किया जाता है। अब देखिए ये इस तरह से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है वो कॉपर को जैसे अलग करना हुआ तो यहाँ पे कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, एक उस पर आ जाएगा और साथ ही साथ जो है वो जो है कैथोड और एनोड पर अलग अलग तरीके से चीज़ें जो हैं वो एक उसमें अलग हो जाती हैं। अब धातुओं का जो परिष्करण होता है यानी कि परिष्करण होता है, यानी इसको कैसे जो धातुएं प्राप्त की जाती हैं अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं, इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव को हटाने की सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। मतलब उसके बाद भी इतना धातुएं जो प्राप्त होती हैं उसके बाद भी बहुत सारी अशुद्धियां बची रहती हैं, उन अशुद्धियों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, धातुओं का परिष्करण किया जाता है। और इसका सबसे प्रचलित विधि यूज होती है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कैथोड और एनोड पर अलग अलग मटेरियल इकट्ठा हो जाते हैं। जब इनमें विद्युत मतलब एक सोल्यूशन डाल देते हैं, उसमें एक जो है वो पट्टी बना देते हैं या एक जो रॉड बना देते हैं वो उसे कैथोड कहते हैं, जो कि आपका निगेटिवली चार्ज है, और एक एनोड होता है जो पॉजिटिव चार्ज होती है, उसमें अलग अलग जो तत्व है और इसमें विद्युत प्रवाह कराया जाता है, विद्युत प्रवाह कराया जाता है, जिससे क्या होता है कैथोड पर और एनोड पर अलग अलग जो मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे विद्युत अपघटनी प्रक्रिया कहते हैं या विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं। तो जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकेल है, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, कैथोड बनाया जाता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि विद्युत अपघटनी जो परिष्करण होता है उसमें अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, फिर धातु के लवण विलयन का उपयोग, जो लवण विलयन आपको प्राप्त हुआ है उसको विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि विद्युत अपघट से जब धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे मैंने बताया कि विद्युत धारा प्रवाहित है, तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाती है। इतना ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड वाली तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। मतलब कुल ये हुआ कि शुद्ध धातुएं जो है जाकर अपना इकट्ठा हो जाती हैं और जो अशुद्धियां होती हैं वो इसकी तलहटी पर इकट्ठा हो जाती हैं, इसे एनोड पंख कहते हैं। तो ये जो अशुद्धियां हैं वो जाकर इसकी तलहटी पर इकट्ठा, शुद्ध धातुएं तो जाकर आपको इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है, निक्षेपित हो जाती हैं,
ठीक है। तो शुद्ध धातु कहां पर निक्षेपित हो जाती है? जब हम लोग इसमें विद्युत प्रवाह कराते हैं तो शुद्ध धातु जो है विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, यानी कैथोड पर इकट्ठा हो जाती है। और जो इसके बाद जो है वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो खराब मटेरियल होता है, वो जाकर इसके जमीन पर, इसकी तलहटी पर इकट्ठा हो जाता है और इसे एनोड पंख के रूप में जानते हैं। ठीक है, इतनी पूरी प्रक्रिया आपके यहाँ कभी नहीं पूछी जाती है, बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जितना बताया गया है, जितनी चीजें बताई जा रही हैं, बस उसको एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, इतना नहीं कि कौन पे किस पर जाकर कौन सा इकट्ठा होगा, कैसे इकट्ठा होगा, बस एक बार हल्का सा समझ लीजिए। बहुत ज्यादा इसको डीप में आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब एक होता है, तो इस तरीके से शुद्ध धातु क्या हो गई, इकट्ठा हो गई, उसका जो वेस्ट मटेरियल हुआ उसकी तलहटी पर इकट्ठा हो गया, जो एनोड पंख कहलाया, और उससे फिर उसके बाद सेपरेट कर लिया जाता है, और वो जो शुद्ध धातु होती है उसे सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस तरह से काम होता है। अब यहां पर संक्षारण, संक्षारण तो आप जानते ही हैं कि आप लोगों ने जैसे देखा होगा जंग लग जाना, जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, तो ये सब संक्षारण का एक उदाहरण है। तो खुली वही सब चीजें यहां पर बताई, इसको पहले भी मैं बता चुका हूं कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। तो सिल्वर के ऊपर जो सिल्वर का संक्षारण होता है उसके ऊपर जो काली हो जाती है, यानी चांदी को अगर बाहर आप वायु में रख दीजिए तो चांदी काली पड़ जाती है, वो इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है आपके उसके ऊपर, उसी वजह से वो संचारित होती है। तो सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। तो सिल्वर जो ये काली पड़ जाती है चांदी, वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से होती है, उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो जो आपका प्रोसेस है वो तो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि जो आपकी जो चांदी होती है, ये जो चांदी होती है, ये चांदी जो है वो काली पड़ जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो बताइएगा कि वायु में ये सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और ये जो सिल्वर सल्फाइड होती है इसी की परत जो है वो काले कलर की हमें दिखाई पड़ती है। उसी के तरह से कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट का होता है। तो अगर कॉपर को वायु में रख दीजिए तो वो क्या हो जाता है, हरे रंग की परत जम जाती है। तो ये हरे रंग की जो परत होती है वो किस चीज की होती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये जो हरे रंग की परत अगर हम कॉपर के किसी बर्तन में देखते हैं वो किस चीज की होती है? ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है, और ये इसी वजह से होती है जब हवा में उनको रखा जाता है तो वायु में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करके ये संचारण होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे में भूरे रंग की पत्रकी की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, और वो ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, ऑक्साइड की परत होती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये जो संचारण होता है, इन संचारण से सुरक्षा हम कैसे करते हैं? पेंट करके, इससे हम ये संचारित ना हो हमारी धातुएं, तो इसको पेंट करके हम इससे बचा सकते हैं। तेल लगाकर इसे रख दीजिए तो ये संचारण नहीं होता है। ग्रीस लगाकर रख दीजिए तो संचारण नहीं होता है। यश दलेपन, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ा दीजिए तब भी संचारण नहीं होता है। क्रोमियम लेपन कर देते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं, एनोडीकरण कर देते हैं, या मिश्र धातु बना देते हैं, लोहे को जंग से लगने से बचाया जा सकता है। तो ये सब प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि संचारण से सुरक्षा के लिए पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यश दलेपन, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण करके, एनोडीकरण की प्रक्रिया आपको बताई जा चुकी है। ठीक है, एनोडीकरण करके और साथ ही साथ मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से या उनके संचारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की जो पतली परत चढ़ाई जाती है, इस विधि को यश दलेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यश दलेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। तो जस्ते की परत, अगर लोहे को आप संचारण से बचाना चाहते हैं तो यश दलेपन नाम की प्रक्रिया से आपको गुजारना पड़ेगा, जिसमें जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर, जिससे कि उसका संचारण रुक जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर बहुत सारी चीजें हैं। अब बहुत सारा, जैसे ये यहाँ पे बात हो रही है ना कि मिश्र धातु, तो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं जिससे कि हम संचारण से बचा सकते हैं किसी भी धातु, खास करके लोहे को। ठीक है, या फिर अन्य धातुओं को हम जो है संचारण से बचा सकते हैं, उनसे अलग अलग मटेरियल तैयार किया जाता है, तो मिश्र धातुएं तैयार की जाती हैं। तो उसमें याद रखिएगा कि शुद्ध लोहा अत्यंत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। ठीक
ठीक है। तो शुद्ध लोहे से अगर कोई चीज आप बनाओगे तो ऐसी कंडीशन में वो टूट सकती है, वो खिंच सकती है, ठीक है। वो उसका आकार जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अगर मान लो एक ग्लास बना देते हो, शुद्ध लोहे से बना दो, तो वो टेढ़ा हो सकता है, ठीक है, वो खिंच सकता है। तो उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाता है, लगभग 0.05%। तो जब इसमें कार्बन मिला दिया जाता है तो यह कठोर हो जाता है और प्रबल हो जाता है। तो हमारा जो तो ये चीज की जाती है, कार्बन को मिला, तो एक मिश्र धातु तैयार हो जाती है, जिससे कि फिर लोहे का ग्लास या कुछ भी बनाओगे तो उसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा, वो प्रबल हो जाएगी। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हम स्टेनलेस स्टील प्राप्त होते हैं। तो हमारे घर में जो बर्तन होते हैं वो ज्यादातर स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, और स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिश्र धातु हो गई। क्यों? क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम को मिला दे रहे हैं, जिससे कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त हो गई, जिससे उसका संक्षारण भी कम होगा, साथ ही साथ वो एक विशेष आकार और प्रकार की वस्तु हमें मिल पाएगी और वो आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म को बदले जा सकते हैं, ठीक है। मिश्र धातु कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो एक निश्चित अनुपात में जब हम किसी भी चीज को किसी दूसरे एक धातु के किसी दूसरे धातु के साथ जब हम एक निश्चित अनुपात में मिलाकर कोई नई चीज बनाते हैं, ठीक है, उनका जो कह सकते हैं कि उसकी वजह से उनका गुणधर्म बदल जाता है, तो ऐसी धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। जरूरी नहीं लोहे के साथ ही बने, बल्कि और भी चीजों के साथ मिलकर मिश्र धातु तैयार की जा सकती है। जैसे शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं, ठीक है। शुद्ध सोने को 24, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं, लेकिन ये काफी नर्म होता है। अगर इससे कोई चीज आप बनाओगे, ठीक है, अगर ज्वेलरी बनाओगे तो आसानी से टूट जाएगी, ठीक है, या वो खिंच जाएगी, उसका आकार चेंज हो जाएगा। तो उसके अंदर वो आकार सही ढंग से ले, उसकी आकृति बढ़िया बनी रहे, हमेशा जो है वो आसानी से टूटे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि चांदी, इसको कठोर किया जाता है और कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। तो 24 कैरेट जो सोना होता है वो तो शुद्ध है, और लेकिन शुद्ध सोने से कभी भी ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि फिर उसमें क्या हो जाएगा, खिंचाव हो जाएगा, वो उसका आकार जो है बदल जाएगा। तो उसका आकार ना बदले, ठीक है, जिस शेप में हम उसे बनाएं, जिस शेप में हम ज्वेलरी बनाएं उसी शेप में बनी रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उसको कठोर करें, उसको लचीला न रहने दें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सोने में चांदी और तांबा मिला देते हैं, और इस तरीके से क्या होता है कि 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो ज्वेलरी बनाई जाती है वो 22 कैरेट सोने की बनाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 22 भाग शुद्ध सोना है और 2 भाग तांबा या चांदी का हमने उसमें मिलाया है। तो 24 कैरेट सोना हम नहीं यूज करते ज्वेलरी बनाने के लिए, 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। 22 कैरेट का मतलब कि 22 भाग जो है वो सोना है और 2 भाग जो है चांदी या हमने तांबा मिलाया है। अगर 18 कैरेट से आप बना रहे हैं तो 18 कैरेट का मतलब हो गया 18 कैरेट जो है वो सोना है, इसके अलावा जो बचा हुआ भाग है, 6 भाग है, वो जो है वो चांदी या तांबा है। तो ये चीज होती है। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। हाँ, ये भी किसी धातु के साथ अगर हम पारे को मिश्र धातु बना दें, पारे के साथ जोड़ दें, अगर किसी धातु के साथ हम पारे को जोड़ दें, ठीक है, तो ये जो मिश्र धातु बनेगी उसे अमलगम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम कहते हैं। अक्सर दांतों में जब आपके वो हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो दांतों की सफाई करके इन अमलगम को भरा जाता है, कहते हैं पारा भरा गया है। तो दांतों की सफाई करके दांतों में वो पारा भरा जाता है, उसमें कहते हैं दांत भरे गए हैं, तो वो अमलगम का उपयोग वहां पर किया जाता है, ठीक है। ठीक है, शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। तांबा एवं जस्ते, कॉपर एवं जिंक की मिश्र धातु पीतल है। ताम्र एवं टिन की मिश्र धातु कांसा है, विद्युत के कुचालक है, और ये दो विद्युत के कुचालक, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो तांबा एवं जस्ता, ये बात याद रख लीजिएगा कि मिश्र धातु पीतल है, ये सब याद रखिए, ये सब पूछा जा सकता है। ताम्र, तांबा और टिन जो है वो की मिश्र धातु कांसा है, ठीक है, कांसा है, विद्युत की ये कुचालक है। लेकिन अगर तांबे को अकेले हम लिखेंगे, अगर मतलब हम कांसे को देंगे तो ये विद्युत की कुचालक है, लेकिन तांबे को का उपयोग हम विद्युतीय परिपथ बनाने के लिए करते हैं। तो तांबे का उपयोग अगर शुद्ध रूप में करेंगे तो विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत चालकता उसमें पाई जाएगी, लेकिन अगर हम कांसा का उपयोग करेंगे तो उसमें ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सीसा एवं टिन,
ठीक है। शीशा एवं टिन की मिश्र धातु सोल्डर होती है, जिसकी मदद से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? शीशा एवं टिन की। ठीक है, इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों के परस्पर बिल्डिंग के लिए किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा प्राचीन, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारतीय धातु क्रम का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन है। ठीक है, आप कभी भी कुतुब मीनार दिल्ली में देखने जाइए तो उसके बगल में एक लौह स्तंभ है, और यह आज से 6000 लगभग हजारों साल पहले, लगभग 1600 वर्ष पूर्व, ठीक है, इसको बनाया गया था। और माना जाता है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा, क्योंकि इसमें जो लेपन किया गया है, जो इसमें मिश्र धातु का उपयोग किया गया है, वो उस पर काफ़ी रिसर्च किया जा रहा है कि आखिर क्या है। बहुत सारा इसमें अभी रहस्य है। तो इसमें कि इसमें कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया गया है या क्या लेपन किया गया है, तो ये सब पर लगातार इस पर रिसर्च हो रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग करके जो है वो इस खंबे को, लोहे के खंबे को बनाया गया, जो आज 1600 साल के बाद भी हवा में रहने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। तो पहले के वक्त में भी बहुत सारा विज्ञान काम करता था, सारी चीजें काम करती थी। तो होप कि ये बहुत बड़ा सा चैप्टर था, बहुत सारी चीजें इसमें देखने वाली थी। उन सारी चीजों को मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, इसमें जो जो चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं, लाइन टू लाइन इसको नोट करने के लिए बताया है, उसे जरूर नोट कर लीजिएगा। जो जबरदस्ती की थी उनको मैंने एक बार आपको बता दिया, समझा दिया, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको बिल्कुल लाइन टू लाइन नोट कर लिया होगा आपने, मैं ये आशा करता हूं। ठीक है, उनको नोट करके उनका शॉर्ट नोट बना लीजिए और उनको याद करने की, उनको समझने की, उनको याद करने की कोशिश कीजिए। ये एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।